चलो अब है इनपुट टैक्स क्रेडिट की बारी। यानी अब हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं किसका, इनपुट टैक्स क्रेडिट का। और इसके अंदर एंट्री के टाइम पर और ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन दोनों चीजें हमें देखकर चलनी है सर। इनपुट टैक्स क्रेडिट एंट्री और ड्यूरिंग। अब एंट्री पे देखो, पहले एंट्री पे हमने क्या करा, रजिस्ट्रेशन से हमने एंट्री ली। और अब एंट्री लेते वक्त देखो बकायदा मैंने एंट्री का सिंबल भी बनाया। ये देखो मैं एंट्री ले रहा हूं, ये मेरी दुकान है और अब ये दुकान जीएसटी में एंट्री ले रही है। टन टन टन। सबसे पहला सेक्शन 16(1), सबसे पहले 16(1) पढ़ना जरूरी है। तो सभी जने फटाफट से बुक में आएंगे और यहां पर हम सर्च करेंगे। सब जने इनपुट टैक्स क्रेडिट वाला चैप्टर ओपन कर लो। अब इनपुट टैक्स क्रेडिट, और मैं भी यहां पर इनपुट टैक्स क्रेडिट को सर्च करने वाला हूं। फटाफट से रजिस्ट्रेशन के पहले आता है कि बाद में आता है सर? रजिस्ट्रेशन की तो बाद में आता है। मेरी बुक के अंदर ये रहा, आ गया भाई साहब आप सभी के सामने आपका प्यारा इनपुट टैक्स क्रेडिट सेक्शन 16 सबसेक्शन 1। सिर्फ सबसेक्शन 1 रीड करेंगे, फंडामेंटल्स आप देखते रहना, बाद में उतना टाइम आपके पास में है। एनालिसिस वाले पोर्शन पे आएंगे डायरेक्ट। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। लेकिन ये सब रेगुलर क्लास के टाइम पर सब इंपॉर्टेंट लगता है क्योंकि वहां पर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखते हैं। अभी तो क्या देखना है, सबसेक्शन 1। देखो ये रहा सबसेक्शन 1। 3 बातें बोलता है। कितनी बातें बोलता है? 3 बातें बोलता है। पहली बात, रजिस्टर्ड पर्सन को ही इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। दूसरी बात, बिजनेस पर्पस में यूज लोगे तभी इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। तीसरी बात, जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट बनेगा उसको आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में डाल देंगे। सब सेक्शन 1 कितनी बातें बोलता है? सिर्फ 3 बातें बोलता है। सेक्शन 16 सब सेक्शन 1 कंप्लाई करना पड़ेगा। रजिस्टर्ड पर्सन, क्या मैं रजिस्टर्ड पर्सन बन चुका हूं? पीयूष, क्या मैं रजिस्टर्ड पर्सन बन चुका हूं? हाँ सर, अभी 22, 24, 26, 23 और 25 को कंप्लीट कर आए हैं तो मैं रजिस्टर्ड पर्सन बन चुका हूं। तो सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 की फर्स्ट रिक्वायरमेंट मैंने पूरी कर दी। हाँ सर मैंने पूरी कर दी। दूसरी, जो भी लाओगे, कसम खाओ माता रानी की, कसम खाओ विद्या माता की, कैलकुलेटर की कसम खाओ कि मैं जो भी खरीदूंगा, एप्पल आईफोन खरीदूंगा तो अपनी बीवी को नहीं दूंगा चलाने के लिए। एप्पल आईफोन खरीदूंगा तो अपनी बेटी को नहीं दूंगा चलाने के लिए, बेटे को नहीं दूंगा। एप्पल आईफोन, सोनी ब्राविया खरीदूंगा तो सोनी ब्राविया अपने घर पे नहीं लगाऊंगा, सोनी ब्राविया अपने ऑफिस में लगाऊंगा। कसम खाओ किसकी? जीएसटी के कानून की कसम खाओ कि तुम बिजनेस पर्पस में यूज करोगे एप्पल आईफोन, सोनी ब्राविया। मेरी बात समझ में आती है अर्चित? वेरी गुड। दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई करूंगा। अब मजे की बात यह है कि यहां पर क्या लिखा हुआ है, यूज और इंटेंडेड टू बी यूज्ड। यानी अगर तुम तुरंत चालू कर दोगे यूज करना, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम इंटेंशन भी रखते हो यूज करने का तो भी काफी है। इंटेंशन इज सफिशिएंट। तो देखो एक एक शब्द पे डायग्राम बनाया, माता रानी की कसम बहुत बढ़िया डायग्राम्स के साथ ये बुक आपको मिलती है। मैं हमेशा बोलता हूं यार देख, थोड़ी तारीफ तो मेरी बनती है ना यार, इतनी मेहनत करी, दिन रात जग जग कर ये चीजें मैंने बनाई हैं यार, ऐसे थोड़ी ना आ गए यहां पर। इधर देखो, रिसीव्ड यस, पुट टू यूज यस, आईटीसी यस, पुट टू यूज नो, पुट टू यूज नो, तो भी आईटीसी मिल जाएगा क्योंकि इंटेंशन टू यूज तो है ना, इंटेंशन टू यूज तो है ना। फाइनली अगर पुट टू यूज कर दोगे, यानी इंटेंशन आज नहीं करेंगे, 6 महीने बाद करेंगे, लेकिन यूज करेंगे, वेरी गुड, तो आईटीसी मिल जाएगा। लेकिन अगर 6 महीने बाद भी यूज नहीं करा, यानी तुमने खरीदते वक्त कसम खाई थी कि मैं बिजनेस में यूज करूंगा, और बाद में अगर तुमने एक कसम तोड़ दी, तो जिस दिन तोड़ोगे उस दिन तुमको प्रोपोर्शनेट आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। प्रोपोर्शनेट आईटीसी क्या हो जाएगा? तुमको डिस अलाउ हो जाएगा। कोई शक, कोई सवाल नहीं सर? क्लियर है, वेरी वेरी गुड। यानी कि ओ प्रियांशु, सुनकर बहुत दुख हुआ दोस्त, लेकिन जीएसटी में तो एग्जामिशन आ गई ना भाई, एक पेपर तो अपना डन है, 3 पेपर देने प्रियांशु। लेकिन थैंक यू सो मच प्रियांशु फॉर द फीडबैक, थैंक यू सो मच। अब चलो आगे चलते हैं फटाफट से। तीसरी कंडीशन क्या है? सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 क्या बोलता है? प्रियांशु मेरे को व्हाट्सएप करना। प्रियांशु मेरा नंबर मैं बता देता हूं, 8209947346। माय डियर प्रियांशु, ये जो मैसेज है इसे व्हाट्सएप करना, मैं इसका स्क्रीनशॉट लेके स्टोरी लगाऊंगा दोस्त। हमको भी तो मौका मिलना चाहिए ना, सेल्फ एप्रिसिएशन, मोटिवेशन, यही तो मोटिवेशन है। तुमको क्या लग रहा है? अभी मैं शाम तक पढ़ाने वाला हूं, 12 घंटे गले की क्या होने वाली है तुमको भी पता है। 12 घंटे कोई बोल नहीं सकता, मैं बोलूंगा 12 घंटे का लाइव मैराथन
किसी ने भी नहीं लिया आज तक यूट्यूब पर 12 घंटे का लाइव मैराथन, मैं ले रहा हूं। मोटिवेशन कहां से आ रहा है? ये मैसेजेस, इस मैसेज से मोटिवेशन आता है प्रियांशु। सो प्लीज कीप मैसेजिंग, प्लीज कीप मैसेजिंग, थैंक यू सो मच। तीसरी कंडीशन, जो भी क्रेडिट होगा उसको कहां डाल देंगे? उसको आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में डाल देंगे। ठीक है, हो गया सबसेक्शन 1 खत्म, खत्म सबसेक्शन 1। आ जाओ फटाफट से वापस इस स्लाइड पर। अब सबसेक्शन 1 सब्जेक्ट टू है किसके? सबसेक्शन 1 सब्जेक्ट टू है। अरे सब्जेक्ट टू मतलब ऐसे समझने के लिए सब्जेक्ट टू, एक्चुअल में सब्जेक्ट टू नहीं है, समझने के लिए। किसके? 17(1). थैंक यू पीयूष, थैंक यू सो मच, थैंक यू निकिता, थैंक यू एवरीवन। चलो फटाफट से चलो आगे चलो। 17(1), अच्छा वो निकिता ने मेरे को नहीं बोला, प्रियांशु को बोला। अच्छा मतलब मैं अच्छा नहीं पढ़ा रहा। 17(1), 17(2), 17(3), 17(5). पीयूष, अर्चित अब सब फोकस करेंगे। 17(1), 17(2), 17(3), 17(5). ये बहुत सोच समझ के बनाई है स्लाइड्स, एक एक शब्द सोच समझ के लिखा है। पहले मैंने 16(1) पढ़ाया, अब 16(1) को मैं कनेक्ट किसके साथ कर रहा हूं? 17(1) क्या बोलता है? आ जाओ फटाफट से, बुक पे आ जाओ फटाफट से। 17(1) क्या बोलता है? कुछ भी नहीं देखना और कुछ भी नहीं देखना, सीधा 17(1) पर आओगे मेरे साथ में, और 17(1) के एनालिसिस वाले पार्ट पे। अभी मैं बेयर रीडिंग नहीं करा रहा, बेयर रीडिंग वगैरह सब रेगुलर क्लास में होगी, अभी रिवीजन करना है सर सिर्फ। तो देखो सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 को साथ में रीड करेंगे सेक्शन 17 के। सेक्शन 17 का सबसेक्शन 1 बोलता है बिजनेस नॉन बिजनेस, और सबसेक्शन 2 बोलता है टैक्सेबल एग्जेम्प्ट। यानी कि जो आईटीसी तुम्हें दिया है, यानी सबसेक्शन 1 में अभी क्या देखा था अपन ने? सेक्शन 16 के सबसेक्शन 1 ने क्या बोला था सर? सेक्शन 16 के सबसेक्शन 1 ने बोला था कि जो भी आईटीसी बनेगा, लास्ट लाइन जो सबसेक्शन 1 की है सेक्शन 16 के, वो ये है कि सच क्रेडिट शैल बी, सच इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल बी क्रेडिटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन। ये लिखा हुआ है किसमें? इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में डाल देंगे, क्रेडिट कर देंगे। क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। लेकिन क्रेडिट करने से, थैंक यू सो मच निकिता, क्रेडिट करने से पहले चेक करना पड़ेगा किसको? 16(1) के अंदर क्रेडिट करने से पहले चेक करना पड़ेगा किसको सर? 17(1) को और 17(2) को। क्या बोलते हैं? क्या इस क्रेडिट का इस्तेमाल बिजनेस और नॉन बिजनेस के लिए मिक्स तो नहीं हो रहा? पता चला कि साहब लाए थोड़ा नॉन बिजनेस यानी पर्सनल यूज में ले लिया, थोड़ा बिजनेस यूज में ले लिया, तो क्या करेंगे? फटाफट बोलो। कुछ भी नहीं करना है, प्रोपोर्शनेट, सिंपल। और प्रोपोर्शनेट करने का मेथड सिलेबस में नहीं है, झंझट खत्म। सिलेबस में नहीं है, हालांकि रेगुलर क्लास में पढ़ाता हूं मैं, पूरा पढ़ाता हूं, एक क्लास पूरी लगाता हूं। रूल 42, रूल 43 अभी नहीं पढ़ना, सिलेबस में नहीं है। बस इतना याद रखो कि प्रोपोर्शनेट मिलेगा, बिजनेस जितना ही मिलेगा, नॉन बिजनेस जितना नहीं मिलेगा, रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा, उसको क्रेडिट लेजर में नहीं डालेंगे। पहली बात। दूसरी बात, ये बोला सबसेक्शन 1 ने, किसके? 17 के। अब 17 का सबसेक्शन 2 क्या बोल रहा है कि अगर इसी क्रेडिट को तुम टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट के लिए यूज लेते हो, किसके लिए? टैक्सेबल एग्जेम्प्ट। सर क्या मतलब? मतलब ये कि आगे जो सप्लाईज आप दे रहे हो ना मेरे दोस्त, आगे वो टैक्सेबल भी है और एग्जेम्प्ट भी है। तो पीछे से जो रॉ मटेरियल लेकर आए, पीछे से जो रॉ मटेरियल लेकर आए, इससे जो फिनिश गुड्स बनाया वो 2 कैटेगरी का बना। एक फिनिश गुड्स ऐसा है जो टैक्सेबल है, दूसरा फिनिश गुड्स ऐसा है जो एग्जेम्प्ट है। तो उस केस के अंदर क्या होगा? बिजनेस वाला इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में डालेंगे। बिल्कुल सही पीयूष। इस केस में क्या होगा? इस केस में टैक्सेबल वाला डालेंगे, एग्जेम्प्ट वाला नहीं डालेंगे। यानी कि 16(1) ने क्या कर दिया? 16(1) ने क्या कर दिया? क्रेडिट लेजर में डालने की बात बोली, लेकिन 17(1) और 17(2) ने 16(1) को रेस्ट्रिक्ट कर दिया। 17(1) और 17(2) ने मिलकर 16(1) को रेस्ट्रिक्ट कर दिया। खत्म, 3 सब सेक्शन खत्म। 16(1), 17(1), 17(2) खत्म। कोई दिक्कत नहीं सर। अब क्या आता है? अब आता है 17(5). नहीं सर, इससे पहले 17(3) भी है। बिल्कुल है, 17(3) भी है। तो पहले 17(3) को समझते हैं। अब ध्यान से सुनना, पीयूष, अर्चित, निकिता, जितने भी जने मेरे साथ इस वक्त हैं, एग्जेम्प्ट। इस एग्जेम्प्ट का क्या मतलब है? ओ अच्छा सर, इसके मतलब के साथ छेड़खानी की गई है। बिल्कुल सही समझे भाई। एग्जेम्प्ट का मतलब क्या था?
एग्जेम्प्ट की डेफिनेशन जब देखने जाएंगे, एक काम करते हैं ना, देखने चलते हैं, क्या ही दिक्कत है। अरे सर आप भावुक मत हो जाना अभी मैं भावुक हो गया तो मैं पता नहीं क्या क्या दिखाते दिखाते समुद्र पूरा रेगुलर बैच हो जाएगा, तो इसलिए अभी रुक जाओ 2 मिनट, अभी यही रिवाइज कर लेते हैं, जाके देखेंगे नहीं। हालांकि बुक अगर आपके पास है तो आप फटाफट से टर्नओवर कर सकते हो। एग्जेम्प्ट सप्लाई के अंदर निल रेटेड सप्लाई, एग्जेम्प्टेड थ्रू एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन और नॉन टैक्सेबल सप्लाई तीनों आती है। मैं वापस बोल रहा हूं, क्या बोला मैंने? निल रेटेड सप्लाई, एग्जेम्प्टेड नोटिफिकेशन, यानी कि देखो, अच्छा एक चीज याद कराता हूं, इधर आओ मेरे साथ, मजा आ जाएगा, इधर आओ। देखो अगर तुम पास हो जाते हो, आर्टिकलशिप करने जाते हो, तुम पास नहीं भी होते हो और कहीं मार्केट में घूम रहे हो या किसी की शादी में गए हो, तो तुमसे कोई भी सवाल पूछ सकता है। तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, मैं तो स्टूडेंट को भी सीए मानता हूं, भाई पढ़ाई तो करी ली ना। इधर आओ, 4 चीजें हमेशा पता होनी चाहिए। कितनी चीजें? 4 चीजें जीएसटी की हमेशा पता होनी चाहिए। एक तो रेट गुड्स की और सर्विस की, क्या बोला मैंने? एक तो रेट गुड्स की और सर्विस की, और एक एग्जेम्पशन, गुड्स की और सर्विस की। अब सर्विस के केस में एग्जेम्पशन ना बोलकर उसको निल रेट बोलते हैं। निल रेट मतलब 0, तो या तो इसको निल रेट बोल लो और या तो इसको एग्जेम्पशन बोल लो, आपकी इच्छा। तो गुड्स के केस में निल रेट, सर्विस के केस में एग्जेम्पशन। ठीक है, ओके सर। अब देखो आपको क्या याद होना चाहिए, जो बात आपको हमेशा याद होनी चाहिए वो है नोटिफिकेशन नंबर। ये 4 नोटिफिकेशन नंबर आपको हमेशा याद होनी चाहिए। पहला, गुड्स की रेट कहां बता रखी है, यानी अगर तुमसे कोई गुड्स की रेट पूछ लेता है जीएसटी के अंदर, तो कहां जाके ढूंढोगे? सर हम ढूंढेंगे 1/2017 सेंट्रल टैक्स रेट के अंदर जाकर। कहां जाकर? 1/2017 सेंट्रल टैक्स रेट। सर्विस की कहां ढूंढोगे? सर 11/2017 सेंट्रल टैक्स रेट। अब निल रेटेड कहां ढूंढोगे? जस्ट एक आगे कर दो, रेट किस में थी? 1 में, तो निल रेटेड कहां मिलेगा? 2 में। 2 में एग्जेम्पशन मिल जाएगी, तो 2/2017 सेंट्रल टैक्स रेट। और उसी तरीके से सर्विस की कहां मिल जाएगी? 12/2017 सेंट्रल टैक्स रेट। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। तो निल रेट 1/2017, एग्जेम्पशन 2/2017, टैक्सेबल 11/2017, एग्जेम्पशन 12/2017। सर्विस के लिए रेट 11 में मिलेगी, एग्जेम्पशन 12 में मिलेगी। गुड्स के लिए रेट 1 में मिलेगी और एग्जेम्पशन 2 में मिलेगी। सिंपल, खत्म। अब इधर आ जाओ। अब मेरे को बताओ, एग्जेम्प्ट सप्लाई का मतलब नॉर्मली क्या था, जो हमको डिफाइन कर रखा था, जो डेफिनेशन में दे रखा था, DEFI NITION। डेफिनेशन कहां थी? सेक्शन 2 के अंदर। क्या बता रखा है? 3 चीजें, निल रेटेड, एग्जेम्प्टेड, और तीसरे नंबर पे क्या? सर नॉन टैक्सेबल को भी एग्जेम्प्ट की डेफिनेशन में इंक्लूड कर लिया था, याद करो, नॉन टैक्सेबल को भी। अब यहां पर इस डेफिनेशन को क्या कर दिया? एक्सटेंड कर दिया। ओनली फॉर द पर्पज ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट चैप्टर। कान खोल के सुन लो मेरी बात को, कान खोलकर। पूरे एक्ट के अंदर, पूरे जीएसटी के अंदर एग्जेम्प्ट सप्लाई की डेफिनेशन यही रहने वाली है, बस यही रहने वाली है। किसको छोड़कर? आईटीसी चैप्टर को छोड़कर। आईटीसी चैप्टर के अंदर एग्जेम्प्ट सप्लाई की डेफिनेशन थोड़ी सी बढ़ जाएगी, एक्सटेंड हो जाएगी। ये 3 चीजें तो रहेंगी ही रहेंगी, इसके अलावा ऐड करो और 3 चीजें। एक, सिक्योरिटी। तो जितनी भी सिक्योरिटीज, आपने तो बोला था सर कि सिक्योरिटी का ट्रांजैक्शन जो है वो तो जीएसटी से बाहर है, बिल्कुल बाहर है, लेकिन सेल ऑफ सिक्योरिटीज का 1%, सेल वैल्यू किसका? सिक्योरिटीज का, उसका 1% यहां पर आपको किस में इंक्लूड करना है? एग्जेम्प्ट सप्लाई में इंक्लूड करना है। स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग कंप्लीटेड वाली कहां इंक्लूड करना है? एग्जेम्प्ट में इंक्लूड करना है। और तीसरे नंबर पर आरसीएम वाली सप्लाईज, मतलब जिन पर आपको टैक्स नहीं देना। तीसरे नंबर पर आरसीएम वाली सप्लाईज जिन पर आपको टैक्स नहीं देना, वो। तो ये 3 सप्लाईज एक्स्ट्रा जुड़ जाती हैं एग्जेम्प्ट सप्लाई की डेफिनेशन के अंदर, ओनली फॉर द पर्पज ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट चैप्टर। कहां लिखा है? 17.3। कहां लिखा है? 17.3। रीड विद रूल, एक रूल है उसके साथ पढ़ना है। अभी यहां पर कंफ्यूज मत होना, सर रूल नंबर, मेन सेक्शन नंबर याद कर लो, बहुत है। सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज यहां तक बहुत है। कुछ इंपॉर्टेंट रूल है वो मैं बता दूंगा। रूल 36(4) है, 38 के साथ पढ़ना है वो मैं बता दूंगा, ठीक है ना। रूल 36 है
उस पर आएंगे, वो देख लेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। अभी बताओ समझा कि नहीं समझा? हाँ सर ये बात समझ में आ जाती है कि एग्जेम्प्ट सप्लाई की डेफिनेशन, जो डेफिनेशन बता रखी है वही रहेगी पूरे जीएसटी के लिए, केवल और केवल इनपुट टैक्स क्रेडिट वाले चैप्टर के लिए 17(3) के हिसाब से डेफिनेशन बढ़ जाएगी। तो ये आपसे पूछ सकता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं यहां पर आपको बता रहा हूं। सर कहां लिखा हुआ है, आप हमें बताएंगे नहीं? ये रहा मेरे दोस्त, ये देखो, ये तो हटा दो, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये मैं हमेशा सिर्फ और सिर्फ सिखाने के लिए डालता हूं। लेकिन ये रहा आपका सबसेक्शन 3, ये आपको पता होना चाहिए। इधर देखो, एग्जेम्प्ट सप्लाई इंक्लूड्स, एग्जेम्प्ट सप्लाई इंक्लूड्स, तो जो एग्जेम्प्ट सप्लाई की डेफिनेशन है वो तो है निकिता, जो एग्जेम्प्ट सप्लाई की डेफिनेशन है वो तो है नील रेटेड, एग्जेम्प्टेड, नॉन टैक्सेबल। उसके अलावा आपके पास में आरसीएम भी आ जाएगा, ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज में 1% ऑफ सेल वैल्यू, और सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग कंप्लीटेड वाली का स्टैंप ड्यूटी वैल्यू अडॉप्टेड फॉर पेइंग द स्टैंप ड्यूटी। ये 3 चीजें और इंक्लूड हो जाएगी। कहां से निकल कर आया सर? 17(3) से निकल कर आया। तो अब 17(3) भी हमने रीड कर लिया, हमें पता है कि ये प्रपोर्शनेट करते वक्त, ये अभी मैंने बोला था ना कि प्रपोर्शनेट करेंगे यहां पर, तो प्रपोर्शनेट करते वक्त जो वैल्यू लेनी है ना, वैल्यू किसकी? इस एग्जेम्प्ट वाली की वैल्यू, इस एग्जेम्प्ट वाली की वैल्यू में वो 3 वैल्यू एक्स्ट्रा इंक्लूड करनी है, अगर वो है तो, अगर है ही नहीं तो बात खत्म। पीयूष बिल्कुल सही, शेड्यूल 3, पीयूष शेड्यूल 3, शेड्यूल 2 नहीं, शेड्यूल 3 क्योंकि कंप्लीटेड, पीयूष कंप्लीटेड लैंड और बिल्डिंग शेड्यूल 3 में आती है, और अंडर कंस्ट्रक्टेड लैंड और बिल्डिंग शेड्यूल 2 में आती है। ठीक है, ओके सर। तो अभी वापस प्रेजेंटेशन पे आ जाओ। 17(1) हो गया, 17(2) हो गया, 17(3) हो गया। अब क्या है? अब देखो इससे हुआ क्या, इससे हमको यह पता लगा कि 17(1) और 17(2) ने 16(1) को क्या किया था सर? रेस्ट्रिक्ट किया था। 16(1) ने बोला था क्रेडिट को डाल दो, किसमें? इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में डाल दो। लेकिन 17(1) और 17(2) ने मना करा। अब 17(2) में जो एग्जेम्प्ट सप्लाई शब्द इस्तेमाल किया गया, उस एग्जेम्प्ट सप्लाई के अंदर डेफिनेशन वाली तो है, उसके अलावा सब सेक्शन 3 से सब सेक्शन 2 में 3 और आ गई। इधर देखो, ये 17(2) है, ये 17(3) है, तो 17(3) ने 17(2) में यूज किए गए एग्जेम्प्ट सप्लाई शब्द का स्कोप एक्सटेंड कर दिया। आई होप अब आपको समझ में आ गया कि 17(3) 17(2) पर क्या इफेक्ट डाल रहा है। दैट्स इट। अब है 17(5). अब क्या है आपके पास में? अब है आपके पास में 17(5) ब्लॉक्ड क्रेडिट। आपका प्यारा ब्लॉक्ड क्रेडिट एनालिसिस वाले पार्ट में आएंगे फटाफट से बुक के अंदर। अभी 2 मिनट में रिवाइज कराता हूं, बहुत सिंपल है। ब्लॉक्ड क्रेडिट तो याद करा देंगे यार, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये रहा आपका ब्लॉक्ड क्रेडिट। ब्लॉक्ड क्रेडिट सबसे पहले क्या है? मोटर व्हीकल, याद करो, क्लॉज ए, क्लॉज AA, क्लॉज AB, याद आया? हाँ सर याद आ गया। 17(5) क्लॉज ए, क्लॉज AA, क्लॉज AB, और मैंने तो क्लॉज B का भी एक पोर्शन उठा के यहां पर डाल दिया, क्योंकि एनालिसिस कर रहे हैं ना, तो लिंक होना चाहिए, तभी मजा आएगा। बोलो हाँ के ना? हाँ सर। सबसे पहले मोटर व्हीकल एंड एनी अदर कन्वीनियंस एंड रिलेटेड सर्विसेज। ईमानदारी से बताओ सबसे पहले मोटर व्हीकल का मतलब क्या होता है? सर मोटर व्हीकल वो होती है जो डिजाइंड होती है रोड पे चलने के लिए। किस पे चलने के लिए? रोड पर। मोटर व्हीकल में क्या नहीं आएगा? जो विद इन फैक्ट्री प्रीमाइसेस, जो विद इन बिल्डिंग और प्रीमाइसेस के अंदर चलती है, वो मोटर व्हीकल नहीं है। जो फिक्स्ड रेल पर चलती है, फिक्स्ड पाथ पर, वो भी मोटर व्हीकल नहीं है। रेलगाड़ी मोटर व्हीकल नहीं है। और एनी अदर, क्या बोला मैंने? एनी अदर मोटर व्हीकल जो 25 सीसी से कम है और लेस देन 4 है, 4 व्हील्स, मतलब 2 या 3 व्हील, नंबर ऑफ व्हील्स 4 से कम है, नंबर ऑफ व्हील्स 4 से कम है और 25 सीसी से कम है, वो भी मोटर व्हीकल नहीं है। मोटर व्हीकल की डेफिनेशन भी डेफिनेशन वाले चैप्टर में मिल जाएगी, वहां पर भी डायग्राम बना रखा है, वहां पर भी डायग्राम दे रखा है। ठीक है, ओके सर। तो पहली बात तो पता लग गया कि मोटर व्हीकल जो नहीं है उसके रेस्पेक्ट में तो मेरा क्रेडिट ब्लॉक हो गई नहीं। भाई आपने क्रेडिट 17(5) में ब्लॉक करा। ब्लॉक क्रेडिट मतलब आपको इन स्पेसिफाइड गुड्स और सर्विसेज के रेस्पेक्ट में तो क्रेडिट मिलेगा ही नहीं। तो 16(1) भूल जाओ। 16(1) ने क्या बोला? क्रेडिट आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में डाल देंगे। लेकिन अगर वो 17(5) वाला क्रेडिट है तो डालेंगे ही नहीं, 1 रुपया भी नहीं डालेंगे। 17(1) और 17(2) तो प्रोपोर्शनेट कर रहा था,
बिजनेस, नॉन बिजनेस, टैक्सेबल एग्जेम्प्ट, 17.5 प्रोपोर्शनेट नहीं कर रहा, वो तो क्या कर रहा है, सीधा ब्लॉक, पूरा का पूरा अमाउंट ब्लॉक, क्रेडिट मिलेगा ही नहीं। ठीक है, ओके सर। अब उसके अंदर जो पहला क्लॉज है 17.5A, वो बोलता है कि मोटर व्हीकल के रेस्पेक्ट में आपको क्रेडिट नहीं देंगे। लेकिन मोटर व्हीकल कौन सी होनी चाहिए, जिसकी सीटिंग कैपेसिटी इंक्लूडिंग ड्राइवर 13 हो, 13 पैसेंजर्स। यानी कि पहली चीज तो मोटर व्हीकल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर वाली, उसमें भी कैपेसिटी कितनी, 13। यानी बाहर क्या निकल गया, सोच के देखो, जो मोटर व्हीकल नहीं है वो बाहर निकल गया, तो जो मोटर व्हीकल नहीं है उसके रेस्पेक्ट में तो वैसे भी पूरा क्रेडिट मिल जाएगा। जो मोटर व्हीकल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए यूज होगी पूरा क्रेडिट मिल जाएगा, और जो मोटर व्हीकल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के लिए होगी लेकिन सीटिंग कैपेसिटी 13 से ज्यादा होगी, पूरा क्रेडिट मिल जाएगा। खत्म? हाँ सर खत्म। उसके बाद में अब जो मोटर व्हीकल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के लिए है लेकिन 13 से कम है, आईटीसी ब्लॉक हो जाएगा, वहां पर आपका आईटीसी ब्लॉक हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना? हाँ सर, बात समझ में आ जाती है। अब देखो, ये तो था मोटर व्हीकल। अब मोटर व्हीकल से रिलेटेड जो सर्विसेज हैं उनके रेस्पेक्ट में भी ब्लॉक कर दिया, जैसे कि इंश्योरेंस, जैसे कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस, सर्विसिंग करवाते हैं ना अपन, बोलते हैं ना गाड़ी सर्विस पे डालनी है, तो गाड़ी की सर्विस, देखो अगर गाड़ी पे क्रेडिट मिल जाएगा तो उससे रिलेटेड सारी सर्विसेज पे क्रेडिट मिल जाएगा। अगर गाड़ी पे ही क्रेडिट ब्लॉक हो जाएगा तो उससे रिलेटेड सारी सर्विसेज, चाहे वो इंश्योरेंस की सर्विस हो, चाहे वो रिपेयरिंग या मेंटेनेंस या सर्विस करवा रहे हो, क्रेडिट ब्लॉक हो जाएगा। क्लियर? क्लियर। अब आपको कुछ सिचुएशंस के अंदर क्रेडिट हमेशा मिल जाएगा, यानी कि एक्सेप्शन। मैंने गाड़ी खरीदी क्योंकि मुझे गाड़ी आगे बेचनी है, और भाई बेच रहा हूं यार, क्रेडिट दे दे यार, यूज तो ना कर रहा हूं, हाँ ले ले क्रेडिट ले ले। फर्दर सप्लाई, क्रेडिट मिल जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स की टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो उस गाड़ी से, क्रेडिट मिल जाएगा। मैंने मतलब उस गाड़ी को, तुम्हारा धंधा ही गाड़ी चलाने का है, तुम्हारा धंधा ही गाड़ी चलाने का है, क्रेडिट मिल जाएगा। तुम अगर ट्रेनिंग दे रहे हो, ड्राइविंग की ट्रेनिंग, वो कस्टमाइज्ड व्हीकल होती है, उसमें दोनों तरफ ब्रेक होते हैं, वहां पर जो ट्रेनर होता है वो भी ब्रेक लगा के गाड़ी रोक सकता है, वो नॉर्मल गाड़ी नहीं होती, उसका क्रेडिट मिल जाएगा। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इस डायग्राम को देखो, डायग्राम 1 नंबर है, ये देखो IMV का मतलब क्या है, इन एलिजिबल मोटर व्हीकल। मैं शॉर्ट में क्या बोलूंगा इसको, इन एलिजिबल मोटर व्हीकल। आईटीसी अलाउ हो जाएगा अगर फर्दर सप्लाई है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की टैक्सेबल सप्लाई है, या ट्रेनिंग के काम में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। अब इन एलिजिबल मोटर व्हीकल का मतलब क्या है, तो वो भी समझा दिया। कोई भी मोटर व्हीकल ऐसी जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन के काम में आ रही है, सीटिंग कैपेसिटी जिसकी 13 है इंक्लूडिंग ड्राइवर, या 13 से कम है, 13 से ऊपर है तो क्रेडिट मिल जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स है, क्रेडिट मिल जाएगा। मोटर व्हीकल ही नहीं है, क्रेडिट मिल जाएगा। ओके सर। अब एलिजिबल मोटर व्हीकल क्या होगी, देखो दे रखे हैं सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए काम में आती है, जो 13 से ज्यादा है, और 3rd नंबर पे लिख लो जो मोटर व्हीकल ही नहीं है, मतलब जो मोटर व्हीकल की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करती, वो तो ऑटोमेटिकली यहां पर क्रेडिट उसको मिल जाएगा। मुझे नहीं पता था टू ब्रेक का मतलब क्या, मैं समझा नहीं। अब इधर देखो, ब्रेक तो यार देने पड़ेंगे ना अर्चित, ब्रेक नहीं दूंगा तो फिर समझ जाओ क्या होगा मेरे साथ में। वेसल और एयरक्राफ्ट। अब आता है क्लॉज डबल ए। मोटर व्हीकल के रेस्पेक्ट में तो ब्लॉक करा, मोटर व्हीकल के अलावा वेसल और एयरक्राफ्ट के रेस्पेक्ट में भी ब्लॉक कर दिया, लेकिन यहां पर भी सेम आपको यहां पर छूट दे दी कि अगर आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन कर रहे हो, एग्जाम्पशन मिल जाएगी, मतलब कि क्रेडिट मिल जाएगा। एग्जाम्पशन मतलब क्रेडिट मिल जाएगा, ब्लॉक नहीं है। फर्दर सप्लाई करोगे, क्रेडिट मिल जाएगा। ट्रेनिंग देने में काम लोगे, क्रेडिट मिल जाएगा। सेम टू सेम, वहां पर भी गुड्स अलाउड था, यहां पर भी गुड्स अलाउड है, वहां पर भी पैसेंजर अलाउड था, यहां पर भी पैसेंजर अलाउड है। ड्राइविंग स्कूल की कार में, बिल्कुल सही निकिता, वेरी गुड। फर्दर सप्लाई करोगे, क्रेडिट मिल जाएगा। ट्रेनिंग दोगे, क्रेडिट मिल जाएगा। ओके सर। अब आता है आपके पास में, बोलो क्या, AB, क्लॉज डबल ए, ये था क्लॉज ए, क्लॉज डबल ए, क्लॉज AB। अब क्लॉज AB में क्या बोला, ISR का मतलब क्या है, इंश्योरेंस है, सर्विस है, रिपेयर है। इंश्योरेंस, सर्विस, रिपेयर, किसके रेस्पेक्ट में, IMV, इन एलिजिबल मोटर व्हीकल के रेस्पेक्ट में। तो इन एलिजिबल मोटर व्हीकल के रेस्पेक्ट में अगर ISR, इंश्योरेंस, सर्विस, रिपेयर
अगर मोटर व्हीकल के रेस्पेक्ट में ब्लॉक है तो आईएसआर के रेस्पेक्ट में भी ब्लॉक है, अगर मोटर व्हीकल के रेस्पेक्ट में मिल जाएगा तो आईएसआर के रेस्पेक्ट में भी मिल जाएगा। यानी अगर तुम मोटर व्हीकल को ट्रेनिंग के काम में ले रहे हो तो आईएसआर का मिल जाएगा, मोटर व्हीकल को फर्दर सप्लाई कर रहे हो तो आईएसआर का मिल जाएगा, मोटर व्हीकल के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो तो आईएसआर का मिल जाएगा। आर वी क्लियर विद दिस? यस सर। आगे आगे दो चीजें, और ये दो चीजें बहुत सिंपल है यार। मैन्युफैक्चरर को तो हमेशा मिलेगा ना आईएसआर का, तुम समझे नहीं, इधर सुनो। ये स्टॉक इंश्योरेंस है, ये स्टॉक, इसको स्टॉक इंश्योरेंस बोलते हैं। यार एक बात बताओ, अगर तुमने इस तरह से मोटर व्हीकल का इंश्योरेंस सर्विस के रेस्पेक्ट में क्रेडिट ब्लॉक कर दिया तो बाकी सबके रेस्पेक्ट में तो ठीक है, जिनके लिए ब्लॉक था उनके लिए ब्लॉक है, बट मैं कौन हूं? मैं तो मैन्युफैक्चरर हूं ना, और मेरा तो स्टॉक है। तो अपने स्टॉक के रेस्पेक्ट में अगर मेरे को इंश्योरेंस लेना पड़ा, स्टॉक इंश्योरेंस, तो मुझे तो क्रेडिट दो। तो एक्सेप्शन में क्या डाल दिया कि अच्छा मैन्युफैक्चरर है तो दे देंगे। और दूसरा, अगर री इंश्योरेंस है, अभी इंश्योरेंस कंपनी को अगर उसी मोटर व्हीकल का आगे किसी इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस करवाना पड़ गया, फॉर एग्जांपल ऑडी कंपनी है, बात को ध्यान से सुनना, समझाने के लिए फटाफट बता रहा हूं, हालांकि रेगुलर क्लास की बातें हैं सारी, यहां तो रिवीजन होना चाहिए। देखो, मैन्युफैक्चरर ने क्या करा, 100 करोड़ का स्टॉक है। कितने का स्टॉक है? 100 करोड़। अभी 100 करोड़ के स्टॉक का अगर इंश्योरेंस करवाएंगे फॉर एग्जांपल स्टार वाले से, स्टार इंश्योरेंस, ठीक है, जनरल इंश्योरेंस, ये लाइफ इंश्योरेंस नहीं है, जनरल इंश्योरेंस, स्टार इंश्योरेंस से मैन्युफैक्चरर कौन है? ऑडी। अभी ऑडी वाला 100 करोड़ के स्टॉक का इंश्योरेंस करवा रहा है। अभी स्टार इंश्योरेंस की 12 बज गई, है क्या मोटर व्हीकल, मैन्युफैक्चरर है, तो मोटर व्हीकल के रेस्पेक्ट में इसको इंश्योरेंस का क्रेडिट मिल जाएगा? हाँ मिल जाएगा। तो इसको तो मिल जाएगा, लेकिन क्योंकि 100 करोड़ का है भाई, तो स्टार वाला सोचेगा मेरी बैंड बच जाएगी अगर इसका क्लेम आ गया तो, इसके यहां आग लग गई तो मेरी कंपनी डूब जाएगी, मैं एक साथ 100 करोड़ कहां से दूंगा यार। अरे अपन सबने पढ़ा है ना बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर, इंश्योरेंस क्लास 12th के अंदर, क्या होता है, सबसे प्रीमियम लेते हैं, जिसका क्लेम निकलता है उसको दे देते हैं, बच जाता है वो प्रॉफिट। तो अभी इतना तो प्रीमियम ही लोगों से खट्टा नहीं हुआ 100 करोड़, तो उधर दे देंगे तो हमारी तो कंपनी का दिवालिया निकल जाएगा, देंगे कहां से, पैसा ही नहीं इतना तो प्रीमियम ही कलेक्ट नहीं हुआ ना मेरे दोस्त। तो ये कंपनी क्या करेगी, 100 करोड़ में से 50 करोड़ का आगे क्या करा लेगी, री इंश्योरेंस किसी और कंपनी से, फॉर एग्जांपल न्यू इंडिया इंश्योरेंस, न्यू इंडिया इंश्योरेंस एनआईआई, तो एनआईआई से क्या करा लिया 50 करोड़ का री इंश्योरेंस। तो एनआईआई को क्रेडिट, अब एनआईआई क्योंकि सर्विस दे रही है यहां पर किसको, स्टार वाले को, तो स्टार वाले को इसका क्रेडिट मिल जाएगा, भले ही वो मोटर व्हीकल के रेस्पेक्ट में। अब आपको समझा या नहीं समझा? देखो समझने वाली बात यह है कि यहां जो ये वाला क्लॉज है ना, देखो ये वाला, ये सेकंड वाला, एक मिनट रुको, ये वाला, अरे यार एक सेकंड, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आईएमबी वी और ए, वेसल और एयरक्राफ्ट। ये कौन है, ये मैन्युफैक्चरर है, तो मैन्युफैक्चरर को क्रेडिट मिल गया, वो ये वाली बात थी, एक सेकेंड, वो ये वाली बात थी, ये वाली बात, ये क्रेडिट मिल गया। लेकिन ये जो दूसरी बात करिए ना नीचे, ये वाला सप्लायर ऑफ आईएसआर इन रेस्पेक्ट ऑफ इतना सिमिलर बिजनेस, सिमिलर बिजनेस मतलब इंश्योरेंस वाला री इंश्योरेंस करवा रहा है, सर्विस वाला सब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, रिपेयर वाला सब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो इनको भी पीछे से मिल जाएगा, इनको भी पीछे से ये जो सर्विस ले रहे हैं सेम लाइन के अंदर, इंश्योरेंस वाला पीछे से इंश्योरेंस की सर्विस ले रहा है, उसी के रेस्पेक्ट में इनको भी मिल जाएगा। आर वी क्लियर विद दिस? यस सर। ये था ब्लॉक्ड क्रेडिट। अब ब्लॉक्ड क्रेडिट के अंदर क्लॉज ए भी कंप्लीट हो गया। अब आता है क्लॉज बी के अंदर मोटर व्हीकल वाला पार्ट, सिर्फ मोटर व्हीकल वाला पार्ट। क्लॉज बी का कौन सा वाला पार्ट? सिर्फ मोटर व्हीकल वाला पार्ट, लीजिंग, रेंटिंग, हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल। ओ हां सर, बिल्कुल सही कहा आपने, लीजिंग, रेंटिंग और हायरिंग को भी ब्लॉक कर दिया। अभी सोच के देखो ना, लोग होशियार हैं, लोग होशियार है ना। अभी तुमने बोला कि मोटर व्हीकल खरीदोगे, बात को बहुत ध्यान से सुनना, दिमाग चलाएंगे लोग, लूप होल निकालना कहते हैं इसको, कानून के अंदर, लॉ के अंदर लूप होल। क्लॉज ए में क्या बोला? क्लॉज ए में बोला खरीदो मत, परचेज दिखाओगे ना, परचेज दिखाओगे तो क्या कर देंगे, आईटीसी ब्लॉक कर देंगे। तो लोग क्या करेंगे, लोग कहेंगे ठीक है मैंने परचेज करी ही नहीं, मैंने तो लीज पे ले ली, और लीज एंड पे तुमको पता है क्या होता है, ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है फाइनल पेमेंट के बाद में। तो मैं परचेज ना दिखाकर मैं क्या करूंगा, मैं लीज पे ले लूंगा, मैं कहूंगा ठीक है ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, किसी और के नाम पे खरीद के खुद क्या कर लूंगा,
रेंट पे ले लूंगा और रेंट एग्रीमेंट बना लूंगा 100 रुपये महीने का, तो एट द एंड कार तो मेरी हो जाएगी ना। मेरे को तो 100 रुपये महीने देने रेंट के, बस 10 साल बाद कार मेरी। या फिर मैं क्या करूंगा, हायर पे ले लूंगा, कार किसी को और को दिलाऊंगा, मैं हायर पे ले लूंगा। तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी। तो लॉ मेकर ने दिमाग चला के बोला कि सालो तुम्हारा परचेज भी ब्लॉक है और तुम्हारा लीजिंग रेंटिंग हायरिंग भी ब्लॉक है, दोनों के रेस्पेक्ट में क्रेडिट ब्लॉक कर दिया, ताकि दो तरीकों से मोटर व्हीकल को, वेसल को और एयरक्राफ्ट को खरीदा ना जा सके। लीज, रेंट और हायर भी खरीदने का ही एक तरीका है, केवल नाम अलग है बस। अपन को अकाउंटिंग करनी आती है, अपन चार्टर्ड अकाउंटेंट है। बात समझ में आ रही है? बोलो हाँ कि ना? हाँ सर। तो उससे भी बचना था, तो क्लॉज बी के अंदर वो भी ब्लॉक कर दिया। आर वी क्लियर विद दिस? बोलो हाँ। लेकिन यहां पर भी मिल जाएगा अगर वो लीजिंग, रेंटिंग, हायरिंग, फर्दर लीजिंग, रेंटिंग, हायरिंग के लिए हो रही है, यानी सेम लाइन ऑफ बिजनेस अगर है, तो यहां पर भी क्रेडिट आपको मिल जाएगा। या फिर अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को प्रोवाइड कर रहा है स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन। अभी कर्नाटका शॉप एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, क्या बोला मैंने? कर्नाटका शॉप एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के अंदर लिखा हुआ है कि कर्नाटका के अंदर जितनी भी फीमेल एम्प्लॉइज रात के 10 बजे बाद घर पर जाएंगी, नाइट शिफ्ट, या घर से आएंगी, घर से शिफ्ट पर आएंगी या शिफ्ट से घर पर जाएंगी 10 बजे बाद, कर्नाटका शॉप एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, उन्हें आपको रेंट अ कैब की सर्विस देनी पड़ेगी, यानी घर से लाने की, पिकअप की और उनको छोड़ने की सर्विस देनी पड़ेगी। किसको? एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है, जो नौकरी पर रख रहा है एम्प्लॉयर। तो एम्प्लॉयर को क्या करना पड़ेगा? गाड़ी हायर पे लेनी पड़ेगी ना, वो खुद थोड़ी ना खरीदेगा, वो गाड़ी रेंट पे ले लेगा, हायर पे ले लेगा, तो उसको क्रेडिट मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है। तो स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है, क्रेडिट मिल जाएगा। या फिर अगर मैं फर्दर सप्लाई कर रहा हूं, क्रेडिट मिल जाएगा। अभी क्लियर? यस सर। इसी के साथ क्लॉज ए, क्लॉज डबल ए, क्लॉज ए बी, क्लॉज बी का मोटर व्हीकल, वेसल और मोटर व्हीकल वाला पार्ट कंप्लीट हो जाता है। वेसल और एयरक्राफ्ट भी उसमें इंक्लूडेड है। तो ये देखो ऊपर ध्यान रखना कि ऊपर क्या लिखा हुआ है। ये वेसल एयरक्राफ्ट, इनएलिजिबल मोटर व्हीकल, इनएलिजिबल मोटर व्हीकल वेसल एयरक्राफ्ट, इनएलिजिबल मोटर व्हीकल वेसल एयरक्राफ्ट। अभी क्लियर विद दिस? यस सर। फटाफट से बताओ। सुपर्ब, वेरी गुड अर्चित, फटाफट से आ जाओ। सुपर्ब लिखा है, सर्ब, सर्ब लिखा है, सर्ब, SIRB। आ जाओ फटाफट से आ जाओ। अगला क्या है? अगला है आपके पास में क्लॉज बी। अब ये क्लॉज बी इन इट्स एंटायरिटी है। ऊपर जो क्लॉज बी था वो एक्सट्रैक्ट था, किसके रेस्पेक्ट में? मोटर व्हीकल, वेसल और एयरक्राफ्ट का एक्सट्रैक्ट क्लॉज बी से निकाल के ऊपर डाल दिया, और बचा हुआ क्लॉज बी रिमेनिंग अब हम देखने वाले हैं। बचे हुए क्लॉज बी में, ये क्लॉज बी किसका? 17(5). बचे हुए क्लॉज बी में क्या लिखा है? फूड बिवरेज, आउटडोर केटरिंग, हेल्थ सर्विस, अदर सर्विस। फूड बिवरेज, आउटडोर केटरिंग, हेल्थ सर्विस, अदर सर्विस। आर वी क्लियर विद दिस? यस सर। फटाफट देखो। ITC अलाउड अगर फर्दर सप्लाई है, या फिर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन के तहत दे रहा है। अरे कोई बात नहीं दोस्त, कोई बात नहीं। मेंबरशिप ऑफ क्लब हेल्थ एंड फिटनेस इंश्योरेंस, ITC अलाउड है अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन के तहत दे रहा है। ट्रेवल बेनिफिट, छुट्टी पे घूम आ मेरे दोस्त, हनीमून बना के आ जा, चला जा मालदीव्स, चला जा, बढ़िया मजे कर, मौज कर। उस सिचुएशन के अंदर भी अगर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है तो ही क्रेडिट मिलेगा, अदरवाइज क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो फूड एंड बिवरेज, आउटडोर केटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विस, कॉस्मेटिक, प्लास्टिक सर्जरी, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, इन सबके रेस्पेक्ट में ITC ब्लॉक है। अभी आपको याद रखने पड़ेंगे नाम, जितनी बार रिवाइज करोगे याद हो जाएगा। 17(5) मेरे को तो याद हो गया पढ़ा के, आप लोगों को रिवाइज करके याद हो गया होगा। बहुत सिंपल है यार। देखो इंश्योरेंस वैसे नहीं मिलेगा, लाइफ हो चाहे जनरल हो, वो मना, ऊपर जनरल गाड़ी के रिस्पेक्ट में मना कर दिया, यहां पर लाइफ और हेल्थ मना कर दिया। बचा क्या? कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी। अब पीयूष, अर्चित, निकिता ध्यान से सुनना। कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी टैक्सेबल थी क्या? हां। कब? जब मौज मस्ती के लिए करवा रहे हो, आशिया टाकिया, माइकल जैक्सन। लेकिन यही कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी जब हम डिफॉर्मिटी के लिए करवा रहे थे, जब हम एबनॉर्मलिटी के लिए करवा रहे थे, जब हम ट्रॉमा के लिए करवा रहे थे, एक्सीडेंट के लिए करवा रहे थे, तो एंट्री नंबर 54 ऑफ 12/2017 हेल्थ केयर सर्विसेज एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन, तो कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी एग्जेम्प्ट थी। अगर कोई चाइल्ड बॉर्न हुआ है और डिफॉर्मिटी है, पैदा हुआ बच्चा है लेकिन उसका हाथ नहीं है या उसकी उंगली नहीं है, तो प्लास्टिक सर्जरी अगर करनी पड़ रही है, वहां पर कैंसर का ऑपरेशन चल रहा है भाई, कैंसर का ऑपरेशन, प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ेगी, उसका जबड़ा निकाल दिया बाहर, तो उस सिचुएशन में क्रेडिट की बात ही नहीं आएगी। क्यों?
क्रेडिट की बात ही नहीं आएगी, क्रेडिट क्या ही ब्लॉक करोगे, क्यों? क्योंकि सर्विस एग्जेम्प्ट है। 54 एंट्री 54 हेल्थ केयर सर्विसेज 12/2017। लेकिन मौज मस्ती आशिया, मेरी नाक थोड़ी अच्छी नहीं लग रही, मैं नाक को थोड़ा आगे से ऊंचा करवाना चाहती हूं, प्लास्टिक सर्जरी करवा ले बेटा, है ना? तो माइकल जैक्सन बनना है, आशिया टाकिया बनना है, शौक मस्ती, मेरी जॉ लाइन नहीं आ रही, जॉ लाइन, तो अभी जॉ लाइन लाने का शौक है, कराओ प्लास्टिक सर्जरी कराओ, तो प्लास्टिक सर्जरी कराओगे जॉ लाइन आ जाएगी, लेकिन उस पर टैक्स लगेगा। और मजे की बात, तुमको क्रेडिट भी नहीं मिलेगा, भले ही तुम फिल्म इंडस्ट्री में हो, भले ही तुम प्रोडक्शन हाउस के रेस्पेक्ट में बिजनेस यूज दिखाकर 16(1) में क्लेम करने की कोशिश करोगे, 17(5) उसे ब्लॉक कर देगा। तो बिजनेस यूज दिखाकर भी प्लास्टिक सर्जरी का बिजनेस यूज दिखाने के बावजूद 17(5) में वो क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। आर वी क्लियर विद दिस? यस सर, परफेक्ट। आगे चले आगे चलते हैं, चलो। निकिता को हंसी आ रही है। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब ये कौन सा क्लॉज आ गया? बी निपट गया, ए बी बी कंप्लीट। अब है 17(5)(c). अब 17(5)(c) को और 17(5)(d) को एक साथ कनेक्ट करके पढ़ेंगे दोनों को, क्लॉज सी क्लॉज डी। इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है? इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है जिसे आप एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते। और इनिशियली अगर देखा जाए तो एनीथिंग अदर देन गुड्स। गुड्स की डेफिनेशन क्या थी? जब हमने आज का लेक्चर शुरू करा था तो आज के लेक्चर में हमने देखा 252 में गुड्स की डेफिनेशन है और 2102 में सर्विसेज की डेफिनेशन है। गुड्स का मतलब था जो मूवेबल है, एनीथिंग मूवेबल, और सर्विस का मतलब है अदर देन मूवेबल। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या बन जाएगी? अदर देन मूवेबल, यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या बन जाएगी? बता दो ना जरा। सर सर्विस बन जाएगी। तो इनिशियली तो सर्विस बन जाएगी, लेकिन जब आप शेड्यूल 3 पढ़ते हो तो वहां पर कंप्लीटेड इमूवेबल प्रॉपर्टी को बाहर निकाल दिया। लेकिन शेड्यूल 2 पढ़ते हो तो शेड्यूल 2 के अंदर अंडर कंस्ट्रक्टेड, यानी जिसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बिल्डर क्या करता है? बिल्डर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने से पहले आपको सपने दिखाता है। यहां आपका बेडरूम होगा, आलीशान बेडरूम, आलीशान डाइनिंग रूम, यहां पर आपका किचन, आहा इतना बड़ा किचन, विंडो, आहा सी फेसिंग, यही खरीदो। अंडर कंस्ट्रक्टेड माल बेचता है। तो जीएसटी बोलता है अगर तू अंडर कंस्ट्रक्टेड बेच देगा, यानी कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट आने से पहले एडवांस ले लेगा 1 रुपया भी, तो शेड्यूल 2 के अंदर सर्विस बनाकर टैक्स लगा देंगे, क्योंकि सर्विस वो ऑलरेडी बन रहा था। इमूवेबल प्रॉपर्टीज अदर देन मूवेबल, तो 2102 में सर्विस तो बन गया, तुमने उसको शेड्यूल 3 से बाहर निकाला कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद में। कंप्लीशन सर्टिफिकेट से पहले बिल्डर क्या करता है? एडवांस अमाउंट, बुकिंग अमाउंट लेकर बेच देता है, तुम्हारे नाम पे कर देता है कि आपका बुकिंग अमाउंट दे दो। तो वो बुकिंग अमाउंट क्या है? एडवांस ही तो है। तो पैसा तो तुमने ले लिया, तो अंडर कंस्ट्रक्टेड का पैसा ले लिया, शेड्यूल 2 में सर्विस बन गया, सप्लाई ऑफ सर्विस, तो टैक्स लगेगा। बात यह है कि अगर मैं अपना खुद का मकान बनवा रहा हूं, अपना ऑफिस बनवा रहा हूं, तो 2 तरीके से बनवा सकता हूं। भाई एक बात बताओ, अगर मुझे अपना ऑफिस बनवाना है तो अपना ऑफिस बनवाने के कितने तरीके हैं मेरे पास में? सर आपके पास में अपना ऑफिस बनवाने के 2 तरीके हैं। या तो आप कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे दे दो, या तो आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस दे दो, या फिर आप ऑन मटीरियल, ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट मतलब आप खुद सामान लेकर आओ, लेबर को लेकर आओ और खुद बनवाओ, यानी कि मटेरियल इस बार मेरा खुद का होगा, मटेरियल प्लस लेबर, मटेरियल प्लस लेबर। बोलो हाँ के ना? हाँ जी सर। तो अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे दूंगा तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट होगा, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। ठेकेदार आएगा और ठेकेदार मेरे से 18% चार्ज करेगा। फॉर एग्जाम्पल पूरा ठेका हो गया कितने में? 10 करोड़ में। पूरा ठेका 10 करोड़ में हो गया। अब 10 करोड़ में जो ठेका हो गया, ये 10 करोड़ मेरे को क्या करना है? सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ाने हैं। कॉन्ट्रैक्टर मेरे को चाबी पकड़ा देगा, कंप्लीट ताला लगा के चाबी, ये बन के तैयार, जो करना है करो, मौज मस्ती, सीधा चाबी पकड़ा देगा। और मेरे को कितने पकड़ाने? 10 करोड़। 18% जीएसटी लग जाएगा। क्या इस 10 करोड़ पर जो 18% जीएसटी लगेगा तकरीबन कितना बनेगा? 1,80,00,000। 1,80,00,000। क्या इसका क्रेडिट मैं ले सकता हूं? क्योंकि ये मेरा ऑफिस है तो बिजनेस यूज है, तो 16(1) के हिसाब से बिजनेस यूज है। तो इस 1,80,00,000 का मुझे क्रेडिट मिलना चाहिए। इसके ऊपर सिर्फ एडिशनल नॉलेज के लिए बता रहा हूं, हालांकि सीए इंटर वाले स्टूडेंट्स के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सुन लो
सफारी रिट्रीट्स के केस में सुप्रीम कोर्ट के अंदर ऑलरेडी केस चल रहा है इसी के ऊपर। यह है तुम्हारा क्लॉज सी और यह है तुम्हारा क्लॉज डी, किसका? 17(5) का। तो सफारी रिट्रीट्स के केस में उड़ीसा हाई कोर्ट के जजमेंट को डिपार्टमेंट ने चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी ये केस चल रहा है कि क्रेडिट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। 17(5) के पास में क्रेडिट ब्लॉक करने का पावर है कि पावर नहीं है, इसके ऊपर केस चल रहा है। तो 17(5) ने क्या बोला कि चाहे तुम वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट यानी ठेकेदार से 1,80,00,000, अभी कितना होगा मुझे भी नहीं पता, शायद ऐसा कुछ होगा, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा कुछ होगा शायद, आई डोंट नो, 1 0 शायद कम होगा, 1 0 यहां पर मुझे कम करना पड़ेगा, आई नो दैट। तो ये हो जाएगा साहब आपके पास में 1,80,00,000, इसका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। और मजे की बात, क्योंकि लॉ मेकर को पता था वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट को ब्लॉक करेंगे, खुद सामान लेके आ जाएगा और लेबर लेके आ जाएगा, ये सेपरेट एग्रीमेंट कर लेगा दोनों अलग अलग। तो इसलिए बोला कि ऑन अकाउंट बनाओगे तो भी नहीं देंगे। तो क्लॉज सी ने बोला कि ठेकेदार लेके बनाओगे तो भी क्रेडिट ब्लॉक, और खुद सामान खरीद के लाओगे तो सामान पे 28% सीमेंट पे लगेगा, 5% ब्रिक्स पे लगेगा, ऐसे अलग अलग मटेरियल पे लगेगा। आयरन लेकर आओगे, सरिया लेकर आओगे तो उस पे लगेगा, तो सबका क्रेडिट ब्लॉक। लेबर पे एग्जेम्प्ट है, लेबर पे तो एग्जेम्प्ट है। अगर सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट बेनिफिशियरी लेड इंडिविजुअल हाउस प्रधानमंत्री आवास योजना एंट्री नंबर 10 एंट्री नंबर 11 12/2017, तो प्रधानमंत्री आवास योजना बेनिफिशियरी लेड इंडिविजुअल हाउस है तो वहां एग्जेम्प्ट हो गया। और अगर खुद के लिए बनवा रहे हो ओरिजिनल वर्क, याद रखना ओरिजिनल वर्क भूलना मत, वो मैंने पढ़ाया एग्जेम्पशन चैप्टर के जो रिवीजन वाला वीडियो है उसके अंदर देख लेना। 10 और 11 में क्या फर्क है, एंट्री नंबर 10 एंट्री नंबर 11 में मेजर डिफरेंस है, और वो एग्जाम में टेस्ट करेगा, कर चुका है एक बार पास्ट अटेम्प्ट के अंदर, गलती करके आओगे वहां पर। तो एंट्री 10 और एंट्री 11 में यही फर्क है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर रिनोवेशन भी अलाउड है, लेकिन जब खुद बनाओगे 11 के अंदर वहां पर रिनोवेशन अलाउड नहीं है, वहां पर ओरिजिनल वर्क होना चाहिए। दोनों एंट्री आई है, एंट्री 10 और एंट्री 11 एग्जाम्पशन चैप्टर के अंदर, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है? ये सर ध्यान रखेंगे, वेरी गुड। अभी मेरी बात समझ में आ गई यहां पर? हाँ, क्रेडिट ब्लॉक है, चाहे खुद बनाओ चाहे ठेकेदार से बनवाओ, क्लॉज सी क्लॉज डी कंप्लीट। लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या नहीं आएगा? प्लांट एंड मशीनरी। क्या नहीं आएगा बोलो? प्लांट एंड मशीनरी। अब सोचो कि अगर मेरे को कोई मशीन लगानी है, मेरे को कोई मशीन फिक्स करनी है, उस मशीन को फिक्स करने के लिए मेरे को एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? एक स्ट्रक्चर जिसके अंदर उस मशीन को फिट करूंगा। अब वो स्ट्रक्चर क्या का बनेगा यार? वो तो सीमेंट का ही बनेगा ना, ईंटों का, सीमेंट का, भाटे का ही तो बनेगा। ब्रिक्स वगैरह लगेगी उसके अंदर, ब्लॉक, ब्रिक के ब्लॉक होते हैं, ब्लॉक लगेंगे। तो बोला उसका दे देंगे, उसका दे देंगे। यानी कि अगर तुम मशीन, प्लांट और मशीनरी के लिए कोई सिविल स्ट्रक्चर बनवा रहे हो, कोई फाउंडेशन बनवा रहे हो, तो क्रेडिट दे देंगे, वरना नहीं देंगे। क्लियर? प्लांट और मशीनरी में क्या नहीं आएगा? 3 चीजें नहीं आएंगी। पाइपलाइंस लेड आउटसाइड द फैक्ट्री प्रीमाइसेस, टेलीकम्युनिकेशन टावर और एनी अदर लैंड, बिल्डिंग और सिविल स्ट्रक्चर। ये 3 चीजें क्या बोलेंगे? लैंड, बिल्डिंग, सिविल स्ट्रक्चर, पाइपलाइंस लेड आउटसाइड दी फैक्ट्री प्रीमाइसेस और टेलीकम्युनिकेशन टावर। ये कभी भी क्या नहीं माना जाएगा? प्लांट मशीनरी नहीं माना जाएगा। इसके अलावा अगर कोई भी प्लांट मशीनरी के लिए तुम फाउंडेशन बनवा रहे हो, अगर तुम कोई दीवार बनवा रहे हो, तो तुमको क्रेडिट उसका दे देंगे, लेकिन उसका डायरेक्ट रिलेशन होना चाहिए प्लांट मशीनरी के लिए, मतलब वो प्लांट मशीनरी का इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए, तो दे देंगे। पहली बात। दूसरी बात, अगर आप पूरे खर्चे को, पूरे एक्सपेंस को P&L में डेबिट कर दोगे, अब वो पॉसिबल नहीं है। बताओ क्यों? क्योंकि तुम्हारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट क्या बोलता है कि जो भी ऐसी एसेट है, मतलब कोई भी ऐसा खर्चा जिसकी लाइफ मोर देन 1 ईयर है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट FEB, वो एसेट बनेगा, उसको कैपिटलाइज करना पड़ेगा तुमको। तो क्योंकि यहां पर ये तो इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गई, इसका तो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट 1 साल से ज्यादा है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के हिसाब से अकाउंटिंग में तुमको झक मार के इसको कैपिटलाइज करना ही पड़ेगा, और यहां पर ब्लॉक क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन अगर तुम किसी तरीके से इसे P&L में डाल देते हो, खर्चा दिखा देते हो, राइट ऑफ कर देते हो उसी साल, तो यहां क्रेडिट मिल जाएगा। मजे की बात, तो यहां पर क्रेडिट मिल जाएगा। तो सोचो कि अगर कोई ऐसा छोटा एक्सपेंस है, ऐसा छोटा रिनोवेशन या कुछ कर रहे हो ठेकेदार के थ्रू, जिसकी लाइफ 1 साल ही है, मतलब वो ठीक है यार, हाँ ठीक है, हर साल कराता हूं, तो P&L में डाल दो, क्रेडिट ले लो। फिर क्लॉज सी और क्लॉज डी में कुछ भी ब्लॉक नहीं होगा। आर वी क्लियर विद दिस? यस सर।
फटाफट से आएंगे सर, इतना कैसे याद है आपको? निकिता बहुत सारे रोजाना का काम है, मतलब तो याद रहता है दोस्त, और कुछ भी नहीं है। रिवीजन होता है ना, मेरा तो रोजाना ही रिवीजन होता है, क्योंकि कभी कोई केस लड़ता हूँ, कभी कोई केस लड़ता हूँ, कोई ट्रिब्यूनल के लिए जा रहा है, कोई फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी पे पेंडिंग है, किसी को एडवाइजरी देनी है, क्योंकि मैं सिर्फ पढ़ाता तो हूँ नहीं ना। और प्लस निकिता, मैं असिस्टेंट कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, इनको ट्रेनिंग भी देता हूँ। इंस्पेक्टर्स वगैरह जो होते हैं, जो जीएसटी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, आपकी भाषा में कहूँ तो सिविल सर्वेंट, जो यूपीएससी, आईआरएस, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, ये जो पीसीएस, आरएएस, हमारे यहाँ राजस्थान में आरएएस होता है, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, तो इन लोगों को ट्रेनिंग भी देता हूँ, तो रोजाना का काम है। आ जाओ फटाफट से। आपको भी हो सकता है निकिता, अगर आप रोजाना रिवाइज करोगे, रिवीजन का खेल है, मैं हमेशा बोलता हूँ रिवीजन इज द की टू सक्सेस। अभी ये सारी बातें बाद में करेंगे, अभी सिलेबस बाकी है, फटाफट आओ। अभी तुमने मेरे को छेड़ दिया तो वो मोटिवेशन फिर खत्म ही नहीं होगा, निकलता ही जाएगा। इधर आओ, फिर बहुत सारी बातें हो जाएंगी, उनमें अभी पढ़ना नहीं है अपन को। देखो डायग्राम इंपॉर्टेंट है, इस किताब के अंदर हर चीज को मैंने डायग्रामेटिक फॉर्म में डाला है, क्योंकि एग्जाम से एक दिन पहले आपके पास में इतना टाइम नहीं होता कि आप थ्योरी को रीड करो, तो रिवीजन किससे करना है? फटाफट डायग्राम से। तो एक एक मिनट में सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपका रिवाइज होता चला जाएगा, ठीक है? ठीक है, इस पर हम हार्ट सेंड कर देते हैं। ये लो भैया, हार्ट सेंड कर दिया हमने। चलो अब आगे चले। हाँ जी सर, आगे चलते हैं। सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेस। अब देखो बात वही हो गई कि आपको तो आईटीसी नहीं मिलेगा, लेकिन ठेकेदार को तो मिलेगा ना। अगर ठेकेदार, अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, डीएलएफ को एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है। किसको? डीएलएफ। और बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, डीएलएफ का बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है। कंस्ट्रक्शन करना है ब्रिज का, ब्रिज कंस्ट्रक्ट करना है। अब डीएलएफ को ये जो ब्रिज कंस्ट्रक्ट करना है, हर साल अपडेट आता है। अर्चित, हर साल अपडेट नहीं आता, हर 3 महीने में अपडेट आता है। जीएसटी एक ऐसा सब्जेक्ट है, इनकम टैक्स में हर साल आता है। अर्चित, इनकम टैक्स में साल में 1 बार आता है, जीएसटी में साल में 3 बार आता है, मतलब हर 3 महीने में आता है, यानी क्वार्टर वाइज 4 बार। तो जीएसटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर 4 बार, एक साल के अंदर 4 बार अमेंडमेंट आते हैं। और अभी ये जो 31 अक्टूबर वाले अमेंडमेंट है ना, जो सबसे पहले मैं रिलीज करूंगा यूट्यूब के ऊपर, गारंटी है इंस्टीट्यूट से भी पहले अमेंडमेंट मई 24 के मैं ही डालने वाला हूं। हर साल मैं ही डालता हूं। सबसे पहले अमेंडमेंट बुकलेट मेरा ही आता है, फैक्ट है, देख लेना आप, पिछली बार का भी देख लो, सबसे पहले मैंने ही डाले थे पूरे यूट्यूब के ऊपर। अमेंडमेंट बुकलेट भी सबसे पहले, इंस्टीट्यूट का तो बहुत बाद में आता है, उसके पहले मैं निकाल देता हूं। अभी बात को सुनो, तुम इधर उधर भटको मत यार, प्लीज इधर आओ। डीएलएफ है, इसको क्या मिला है? सुनो, डीएलएफ को ठेका मिला है बहुत बड़ा, ब्रिज बनाना है। अभी डीएलएफ अकेला बना नहीं सकता, तो डीएलएफ क्या करेगा? डीएलएफ 2-3 जनों को सब कॉन्ट्रैक्टिंग कर देगा। क्या कर देगा? सब कॉन्ट्रैक्टिंग। अब ये सब कॉन्ट्रैक्टिंग वाले क्या कर रहे हैं? डीएलएफ को सर्विस दे रहे हैं। तो सब कॉन्ट्रैक्टिंग में सप्लायर कौन हो गया? इसलिए मैं बोलता हूं, इसलिए मैंने फ्लो ऑफ जीएसटी में क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले, घंटा भर पहले, कि जब भी कोई भी ट्रांजैक्शन सामने आए, सबसे पहले एनालाइज करो गुड्स की सर्विस। यहां पर क्या है सर? सर्विस। स्टेप नंबर 2, सप्लायर कौन है, रेसिपिएंट कौन है? सर सप्लायर है सब कॉन्ट्रैक्टर, और रेसिपिएंट कौन है? सर रेसिपिएंट है मेन कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, सप्लाई बनेगा कि नहीं बनेगा? विद कंसिडरेशन है सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए में सप्लाई बन जाएगा, तो 7(1)(a) में सप्लाई बन जाएगा। बात क्या है? बात यह है कि 16(1) में बिजनेस पर्पज है, प्लस 17(5)(c) में जो ब्लॉक्ड क्रेडिट की मैं बात कर रहा हूं वो यहां पर एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सेम लाइन ऑफ बिजनेस हो जाएगा। क्यों? सब कॉन्ट्रैक्टर आगे दे रहा है डीएलएफ को, डीएलएफ आगे वही चीज वापस पास ऑन कर रहा है। डीएलएफ भी तो आगे वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस दे रहा है, पीछे से वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस ले रहा है, तो सेम लाइन ऑफ बिजनेस में क्रेडिट यहां पर भी मिल जाएगा। यानी कि क्लॉज सी और क्लॉज डी के अंदर भी सेम लाइन ऑफ बिजनेस का एक्सेप्शन बना रहेगा। आर वी क्लियर विद दिस? यस सर। तो पहला एक्सेप्शन सेम लाइन ऑफ बिजनेस, दूसरा एक्सेप्शन मैंने आपको बता दिया प्लांट एंड मशीनरी, तीसरा एक्सेप्शन वैल्यू नॉट कैपिटलाइज्ड, ये भी मैंने आपको बता दिया। पूरा पीएनएल में क्रेडिट कर दोगे, आईटीसी मिल जाएगा, प्लांट मशीनरी आईटीसी मिल जाएगा। प्लांट मशीनरी में क्या नहीं आएगा वो भी मैंने बता दिया कि प्लांट मशीनरी एक्सक्लूड, अगर अलग से लैंड बिल्डिंग बना रहे हो, अदर सिविल स्ट्रक्चर नहीं, टेलीकम्युनिकेशन टावर नहीं, पाइपलाइन लेड आउटसाइड द फैक्ट्री प्रीमाइसेस नहीं, बात खत्म। इसी के साथ ये आपका क्लॉज सी और क्लॉज डी भी रिवाइज हो जाता है इन इट्स एंटायरिटी। ठीक है ना। और वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट एक तरीके का कंपोजिट सप्लाई है, प्लांट एंड मशीनरी की डेफिनेशन दे रखी है, कंस्ट्रक्शन की डेफिनेशन दे रखी है। कंस्ट्रक्शन की बहुत ही वाइड डेफिनेशन है, रिकंस्ट्रक्शन, रिनोवेशन, एडिशन, ऑल्ट्रेशन, रिपेयर टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन। ठीक है। प्लांट मशीनरी की डेफिनेशन भी वही है, apparatus, इक्विपमेंट, मशीनरी फिक्स्ड टू अर्थ बाय फाउंडेशन और स्ट्रक्चरल सपोर्ट।
बाय फाउंडेशन और, इसकी बात कर रहा था मैं, बाय फाउंडेशन और स्ट्रक्चरल सपोर्ट, तो इस फाउंडेशन और स्ट्रक्चरल सपोर्ट का क्रेडिट आपको मिल जाएगा। बोल दो ना जरा। ओके सर, ओके। बट एक्सक्लूड्स, तो मैंने बोला ना एक्सक्लूड, प्लांट एंड मशीनरी में ये सिविल स्ट्रक्चर, टेलीकम्युनिकेशन टावर, पाइपलाइंस लेड आउटसाइड द फैक्ट्री प्रीमाइसेस, ये नहीं आएगा। फटाफट आगे चलो, ये आ गया आपका अगला क्लॉज, क्लॉज सी और क्लॉज डी, मैंने दोनों को एक साथ कवर कर दिया। तो सेल्फ कंस्ट्रक्टेड इमूवेबल प्रॉपर्टी का भी नहीं मिलेगा और वर्क्स कॉन्ट्रैक्टेड इमूवेबल प्रॉपर्टी का भी नहीं मिलेगा, लेकिन दोनों के केस में अगर सेम लाइन ऑफ बिजनेस है मिल जाएगा। दोनों के केस में प्लांट एंड मशीनरी है मिल जाएगा। दोनों के केस में अगर कैपिटलाइज नहीं करा है मिल जाएगा। आर वी क्लियर विद दिस? यस सर। अब बचा कुछ भी नहीं है, अब जान नहीं बची। अब सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 की जान खत्म हो चुकी है। अब केवल एक क्लॉज एच आएगा, 17(5)H, वहां मजा आएगा, लेकिन वहां मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। रेगुलर क्लास के अंदर तो मैं सिर्फ क्लॉज एच को पढ़ाने में 1 घंटे से ऊपर लगाता हूं, सिर्फ एक क्लॉज एच को पढ़ाने में, क्योंकि उसको देखने का पर्सपेक्टिव अलग है। और उसी के बेसिस पे मैं अकेला फैकल्टी हूं जिसने एमसीक्यू बुकलेट के अंदर गलती निकालकर इंस्टीट्यूट को भेजी कि अपने इस एमसीक्यू बुकलेट के अंदर इस एमसीक्यू को सही करो, तुम्हारी लैंग्वेज गलत है। क्लॉज एच अभी दिखा दूंगा और सॉल्व भी कराऊंगा उस एमसीक्यू को, उस गलत वाले एमसीक्यू को तुम्हारे सामने सॉल्व करवाऊंगा, देख लेना। क्लॉज एच अभी पीछे है, क्लॉज सी, क्लॉज डी, क्लॉज ई, कंपोजिशन लेवी 10(2) वैसे भी पता है, कोई नई बात नहीं है। सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 के अंदर कंपोजिशन के रेस्पेक्ट में इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता, क्योंकि वो सप्लाई बेस्ड टैक्स नहीं है, वो टर्नओवर बेस्ड टैक्स है। आएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, सेक्शन 10 पर भी आएंगे, प्रेजेंटेशन में दे रखा है मैंने। अगला क्या है, ABCD EF। एफ क्या है, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। अब देखो भाई साहब, यहां पर नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन के साथ में थोड़ी सी ज्यादती कर दी। ज्यादती ये कर दी कि जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हो ना, तो आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कहलाते हो। आपको ये तो पता है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने वाला, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन एक देश से दूसरे देश में आने वाला। और अगर मैं जीएसटी की भाषा में बोलूं तो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से टैक्सेबल टेरिटरी में आने वाला, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से टैक्सेबल टेरिटरी में आने वाला। कोई शक, कोई सवाल? नहीं सर, यह कहलाता है नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। ठीक है सर। अब ये टैक्सेबल टेरिटरी में आएगा तो 17(5) ने क्या करा, ब्लॉक्ड क्रेडिट के अंदर इसको बोला कि जो तू साथ में ला रहा है वो तो ठीक, यानी कि जो गुड्स आप अपने साथ ला रहे हो यहां बेचने के लिए, इंडिया में बेचने के लिए, टैक्सेबल टेरिटरी में बेचने के लिए, उसके ऊपर, क्योंकि वो इंपोर्ट बनेगा, क्योंकि वो इंपोर्ट बनेगा, और वो इंपोर्ट बनेगा, थैंक्स फॉर द हार्ट्स, क्योंकि वो इंपोर्ट बनेगा तो इंपोर्ट पे आईजीएसटी लगेगा, और इंपोर्ट पे आईजीएसटी लगेगा मेरे दोस्त, तो उस आईजीएसटी का क्रेडिट दे देंगे, उस आईजीएसटी का क्रेडिट दे देंगे। अभी मैं सेक्शन 27 पढ़ाऊंगा, तो सेक्शन 27 के अंदर अपन देखेंगे कि किस तरह से एस्टिमेटेड नेट टैक्स लायबिलिटी आपको जमा करानी पड़ती है, एडवांस रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन के अंदर। अब सुनो बात को ध्यान से, कि जो तुम साथ में लाए वो इंपोर्ट बना, आईजीएसटी लगा, इसका क्रेडिट दे देंगे। लेकिन जो तुमने यहां आकर खरीदा, यानी कि टैक्सेबल टेरिटरी में आने के बाद अब जो भी तुम यहां पर खरीदोगे, यानी विद इन इंडिया जो भी परचेज आप करोगे, ये नॉन टैक्सेबल पर्सन के साथ में ज्यादती कर दी। क्या कर दी? ज्यादती, कि यहां जो खरीदोगे ना वो नहीं मिलेगा, उसका क्रेडिट आपको नहीं देंगे, उसका आईटीसी आपको नहीं देंगे, बस भाई बस, उसका आईटीसी आपको नहीं देंगे। आर वी क्लियर विद दिस? यस सर। चलो भाई साहब आगे चल सकते हैं। हाँ सर आगे चल सकते हैं, ये भी समझ में आ गया। क्लॉज ई, कंपोजिशन के रेस्पेक्ट में आईटीसी नहीं मिलेगा। नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन को इंडिया में जो परचेस कर रहा है उसका नहीं मिलेगा। पॉइंट टू बी नोटेड में मैंने लिख रखा है, क्या लिख रखा है? वेयर एज आईटीसी ऑन गुड्स इंपोर्टेड बाय नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन इज अलाउड, आईटीसी ऑन सर्विसेज इंपोर्टेड बाय हिम इज ब्लॉक्ड। सर्विस इंपोर्ट कर रहा है तो ब्लॉक है। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं मैंने क्या बोला? सिर्फ गुड्स जो लेकर आ रहा है उसका क्रेडिट मिलेगा मेरे दोस्त, ध्यान रखना, सिर्फ गुड्स, ओनली गुड्स। साथ में अगर सर्विस इंपोर्ट कर रहा है, क्या इंपोर्ट कर रहा है? सर्विस अगर इंपोर्ट कर रहा है तो उसका क्रेडिट उसको नहीं मिलेगा, ध्यान रखना इस बात को। किसका क्रेडिट मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ सर, सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट मिलेगा गुड्स जो साथ में ला रहा है, सर्विसेज जो साथ में ला रहा है उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। आर वी क्लियर विद दिस? यस सर। और इंडिया में जो गुड्स और सर्विसेज ले रहा है उसका तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ओके सर। अब अगला क्या है? ABCDEFGH। मैं याद कराऊंगा, डोंट वरी, मैं याद कराऊंगा। जी बोले तो घर,
जी का मतलब क्या होता है सर? जी का मतलब होता है घर। घर का मतलब क्या होता है? पर्सनल कंजम्पशन। तो पर्सनल कंजम्पशन के लिए 100% परचेज जो आप कर रहे हो, जो पर्सनल कंजम्पशन के लिए होगी। एग्जांपल दूं, एप्पल आईफोन खरीदा किसके नाम से? बिजनेस के नाम से। जीएसटी किसका डलवाया? अपने बिजनेस का डलवाया। और चला कौन रहा है? आपकी वाइफ। आपने अपनी वाइफ को बर्थडे पर एप्पल आईफोन 15 प्रो मैक्स गिफ्ट कर दिया और आईटीसी लेकर बैठे हो आप अपने बिजनेस में। अच्छा, ओहो, ज्यादा होशियार हो रहे हो। क्रेडिट नहीं मिलेगा, पर्सनल कंजम्पशन पे क्रेडिट ब्लॉक है। हालांकि पता किसको चल रहा है? तो जब ऑफिसर ऑडिट करना आएगा तुम्हारी, जीएसटी ऑफिसर, सेक्शन 65 जो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, सीए फाइनल में देखेंगे डिटेल में, सेक्शन 65 में जो ऑडिट करने आएगा वो तुम्हारा गला पकड़ लेगा। वो कहेगा फोन का है, तो तुम फोन लाके दिखाओगे, ये रहा मेरे पास में। अब अपनी वाइफ से, तुमको पता है ना कि वो ऑडिट करने आ रहा है, 15 दिन का एडवांस नोटिस देना पड़ता है ऑडिट के अंदर। अपनी वाइफ से लेके रख लोगे, लेकिन उसके अंदर की फोटोज का क्या होगा? हाँ, उसके अंदर डॉक्यूमेंट होने चाहिए थे, पीडीएफ, और उसके अंदर तुम्हारी वाइफ की सेल्फी है, सेल्फी। तो वाइफ की सेल्फी बिजनेस यूज है, ये तुम बिजनेस यूज कर रहे हो। बिजनेस यूज में तुम अपनी वाइफ की सेल्फी खींचते हो, तो वहां तुम्हारा आईटीसी ब्लॉक हो जाएगा, तुम पकड़ में आ जाओगे। तो वहां वो प्रोविजन क्या लिखेगा नोटिस बनाते वक्त तुम्हारे अगेंस्ट? वो प्रोविजन लिखेगा 17(5)G, जी फॉर घर, घर फॉर पर्सनल कंजम्पशन। ओके सर, बात समझ में आ गई। एफ फॉर फॉरेन, एफ फॉर फॉरेन, फॉरेन मतलब नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। मैंने कहा ना, मैं मेमोरी टेक्निक याद करा दूंगा। 17(5)F, एफ फॉर फॉरेन, जी फॉर घर, ई फॉर कंपोजिशन। अब ई फॉर कंपोजिशन कैसे हुआ वो आप सोच लो, वो आपको याद रखना है। ई फॉर कंपोजिशन, इसके पहले तक दिक्कत नहीं है, आपको पता है, इसके पहले तक दिक्कत नहीं है। डी तक दिक्कत नहीं है, डी तक बात पकड़ में आ जाती है। ए मोटर व्हीकल हो गया, देखो फटाफट से एक बार रिवाइज कर लें। हाँ सर, 17(5)A मोटर व्हीकल हो गया, डबल ए वेसल एयरक्राफ्ट हो गया, ए बी मोटर व्हीकल और वेसल एयरक्राफ्ट के रेस्पेक्ट में सर्विस हो गई, रिपेयर हो गई, मेंटेनेंस हो गई। क्लॉज बी के अंदर लीजिंग, रेंटिंग, हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल और अदर सर्विसेज जैसे ब्यूटी ट्रीटमेंट, आउटडोर कैटरिंग, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ट्रेवल बेनिफिट्स, वो सब आ गए। लेकिन वहां पर भी अगर एम्प्लॉयर के लिए मैंडेटरी है तो क्रेडिट मिल जाएगा। फिर आता है सी और डी। सी और डी साथ में पढ़ा था अपन ने, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट या ऑन अकाउंट पे प्रॉपर्टी बनाना। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब बचा क्या डी के बाद? डी के बाद क्या आता है? ए बी सी डी ई। तो ई याद रख लो बस, कंपोजिशन। एफ हो जाएगा फॉरेन, फॉरेन से कौन आता है? फॉरेन से आता है एनआरटीपी। फॉरेन से कौन आता है? एफ फॉर फॉरेन। तो 17(5)F, एफ से फॉरेन से एनआरटीपी, एबीसीडी ई एफ जी, जी फॉर घर, जी फॉर घर, कोई बात नहीं, जी फॉर घर। घर, घर बोले तो पर्सनल कंजम्पशन, घर बोले तो पर्सनल कंजम्पशन। ए बी सी डी ई एफ जी एच, एच एच जिसका था आप सभी को बेसब्री से इंतजार, एच हाय हाय, मैं बर्बाद हो गया, मैं लुट गया। एच फॉर हाय हाय। सर हाय हाय क्यों कर रहे हो? क्यों बर्बाद हो गए, क्यों लुट गए? क्योंकि मेरी फैक्ट्री में आग लग गई, मेरा गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया, मेरी फैक्ट्री में चोरी हो गई, मेरा गुड्स लॉस्ट हो गया। तो गुड्स लॉस्ट, गुड्स डिस्ट्रॉयड, गुड्स स्टोलन, स्टोलन चोरी हो गया, लॉस्ट हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। या फिर मैंने खुद ने उसको रिटर्न ऑफ कर दिया, या फिर डिस्पोज ऑफ कर दिया बाय वे ऑफ गिफ्ट और फ्री सैंपल। तो 17(5)H में क्या लिखा हुआ है? 17(5)H में लिखा हुआ है गुड्स लॉस्ट, स्टोलन, डिस्ट्रॉयड, या फिर और रिटर्न ऑफ और डिस्पोज्ड बाय वे ऑफ गिफ्ट और फ्री सैंपल। दिस इज योर सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज H। तो H फॉर हाय हाय, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, मेरा गुड्स लॉस्ट हो गया, स्टोलन हो गया, डिस्ट्रॉयड हो गया। तो अभी मैंने H भी याद करवा दिया, H फॉर हाय हाय। और हाय हाय किस बात का हाय? किस बात का दुख बना रहे हो? क्योंकि गुड्स लॉस्ट हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, स्टोलन हो गया। फटाफट से आओ बुक के ऊपर। ये रहा आपका प्यारा, जिसका था आप सभी को बेसब्री से इंतजार, इवन मुझे भी बेसब्री से इंतजार। दैट इज योर 17(5)H। अब बात यह है कि 17(5)H अगर एनालिसिस वाले पार्ट से पढ़ोगे तो मजा नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर इंटरप्रिटेशन उतना अच्छा नहीं हो पाएगा। तो यहां पर अगर आपको अच्छा इंटरप्रिटेशन करना है तो आप मेरे साथ बेयर रीडिंग पे चलो। हालांकि रेगुलर क्लास नहीं है तो उतना इंपैक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार के लिए हल्का सा बता देता हूं कि खेल क्या है।
सिर्फ खेल बता देता हूं कि ट्रिक क्या है इसको रीड करने की 17.5H को। तो फटाफट से बेयर रीडिंग पे आ जाओ। बेयर रीडिंग बेयर रीडिंग बेयर रीडिंग कहां गई? 17.5H। ये रूल 42 43 हो गया, ये रहा 17.5H, ये रहा। यहां से रीड करो मेरे साथ साथ। देखो अगर वो लॉस्ट बोल रहा है तो लॉस्ट का मतलब क्या होता है समझो। लॉस्ट और लॉस में फर्क होता है। क्या बोला मैंने? फटाफट से देखते जाओ यार, टाइम नहीं मेरे पास और ना आपके पास में है। आपके तो एग्जाम में मेरे से ज्यादा टाइम इंपॉर्टेंट आपका है। एक होता है लॉस्ट, एक होता है लॉस। लॉस्ट और लॉस में फर्क होता है। अगर मैंने इसको मशीन में डाला और नॉर्मल लॉस हो गया, अभी आप सबने मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ रखी है, नॉर्मल लॉस मैं डालता 100% हूं लेकिन फिनिश गुड्स बनता है 90%, क्योंकि 10% मेरा नॉर्मल लॉस है, लॉस्ट नहीं है। तो क्या इस 10% के रेस्पेक्ट में मेरे को प्रोपोर्शनेट आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा? द आंसर इज नो, क्योंकि ये 10% आपका नॉर्मल लॉस है जो हो गई होगा। ये लॉस है, लॉस्ट नहीं है, ध्यान रखना। लॉस है, लॉस्ट नहीं है। और लॉ में क्या लिखा है? लॉ में लिखा है लॉस्ट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर। दूसरा स्टोलन, क्या है? स्टोलन। स्टोलन का मतलब है चोरी और डिस्ट्रॉयड का मतलब है कि रॉ मटेरियल ही जल गया। आहा, मशीन में डालने से पहले ही जल गया, या फिर मशीन में डालने के बाद जो फिनिश गुड्स बनकर तैयार हो गया वो जल गया। तो दोनों में से अगर किसी ने भी आग पकड़ ली, बात तो एक ही है ना भाई, रॉ मटेरियल जल जाए या फिनिश गुड्स बनने के बाद जल जाए। तो फिनिश गुड्स का जलना भी तो रॉ मटेरियल का जलना ही है। क्या बोला मैंने? फिनिश गुड्स का जलना भी तो रॉ मटेरियल का जलना ही है, क्योंकि फिनिश गुड्स के जलने से हुआ क्या? फिनिश गुड्स के जलने से रॉ मटेरियल ही तो जल गया, जो रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स के अंदर था, जिससे वो फिनिश गुड्स बना था। तो फिनिश गुड्स का जलना इज इक्वल्स टू रॉ मटेरियल का जलना, और रॉ मटेरियल का इंडिपेंडेंटली जलना इज डिस्ट्रॉय होना। तो अगर रॉ मटेरियल रखा रखा डिस्ट्रॉय हो रहा है तो क्रेडिट ब्लॉक हो जाएगा। फिनिश गुड्स बनने के बाद डिस्ट्रॉय हो जाए तो भी क्रेडिट ब्लॉक हो जाएगा। लेकिन अगर नॉर्मल लॉस हो रहा है तो क्रेडिट ब्लॉक नहीं होगा। आर वी क्लियर विद दिस? यस सर। निकिता, यस, वेरी गुड। तो अब आपको क्या समझ में आया? लॉस्ट का मतलब समझ में आया। लॉस्ट का मतलब लॉस नहीं है। स्टॉलन तो क्लियर है यार, स्टॉलन बिल्कुल क्लियर है, चोरी हो गया। तो वो तो बिल्कुल क्लियर है कि अगर मैं स्टॉक ऑडिट कर रहा हूं और क्वांटिटी कम आ रही है, जैसे मेरी क्वांटिटी अगर 100 आनी चाहिए थी और क्वांटिटी आ रही है 10, तो कॉमन सेंस की बात है कि 10 यूनिट क्या हो गए? 10 यूनिट कहीं ना कहीं गायब हो गए। तो वो गायब कहां होंगे? कोई ना कोई चुराएगा। अब वही चेक करना है कि लॉस्ट है कि स्टोलन है। दोनों ही केसेस में क्रेडिट ब्लॉक हो जाएगा। लेकिन अब बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट। इस कॉमा के बाद में, ये जो कॉमा है ना, कॉमा, इस कॉमा के बाद में बहुत इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। कौन सा वाला कॉमा सर? ये वाला कॉमा। इसके आगे क्या लिखा हुआ है? रिटन ऑफ और डिस्पोज्ड ऑफ बाय वे ऑफ। सारे के सारे फैकल्टी, हालांकि मैं नाम नहीं ले रहा यार, फैकल्टी छोड़ो, तुम फैकल्टी छोड़ो, जो प्रोफेशनल है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, यहां तक कि एडवांस रूलिंग ऑथोरिटी, और यहां तक कि कुछ हद तक अगर मैं कहूं तो हाई कोर्ट ने भी गड़बड़ कर रखी है। क्या बात कर रहे हो सर? हां, उन्होंने भी गड़बड़ कर रखी है। क्योंकि इस सेंटेंस को सब कैसे रीड करते हैं पता है? रिटन ऑफ को अलग रीड करते हैं, डिस्पोज्ड ऑफ को अलग से रीड करते हैं, गिफ्ट को और फ्री सैंपल को अलग से रीड करते हैं। तो उन लोगों ने क्या करा? 4 अलग अलग वर्ड्स बना लिए। उन लोगों ने क्या करा? 4 अलग अलग शब्द बना लिए। रिटन ऑफ एक शब्द बना लिया, डिस्पोज ऑफ दूसरा शब्द बना लिया, गिफ्ट तीसरा शब्द बना लिया, और फ्री सैंपल चौथा शब्द बना लिया। ये उन्होंने सबसे बड़ी गड़बड़ कर दी। प्रैक्टिकल लाइफ में ये प्रॉब्लम आएगी जब आप आर्टिकलशिप पे जाओगे। पूछ लेना फाइनल वाले स्टूडेंट को जो आर्टिकलशिप कर रहे हैं, ये गलत इंटरप्रिटेशन है। बिल्कुल सही निकिता, वेरी गुड। ये गलत इंटरप्रिटेशन। अभी होना क्या चाहिए वो सोचो। बीच में क्या लिखा हुआ है? ये लोग सबके सब मिस क्या कर रहे हैं पता है? ये मिस कर रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, ये वाला सेंटेंस, बाय वे ऑफ। ये जो बाय वे ऑफ लिखा हुआ है ना, बाय वे ऑफ, ये बाय वे ऑफ कोई रीड ही नहीं कर रहा। ये बाय वे ऑफ, ये 3 शब्द कोई रीड ही नहीं कर रहा। प्रॉब्लम ये आ रही है क्योंकि ये रीड कर लोगे तो 4 की जगह 2 चीजें हो जाएंगी बस। पता है क्या? रिटन ऑफ और डिस्पोज्ड ऑफ, बस। पहले कितनी चीजें थी? 4। रिटन ऑफ, डिस्पोज ऑफ, गिफ्ट, फ्री सैंपल। गिफ्ट और फ्री सैंपल अलग नहीं है। गिफ्ट और फ्री सैंपल तो तरीका है डिस्पोज करने का, तरीका, बाय वे ऑफ। यानी मैं डिस्पोज कर रहा हूं
बाय वे ऑफ गिफ्ट या फ्री सैंपल। मेरी बात समझ में आती है? हाँ सर। मैं गिफ्ट और फ्री सैंपल तो तरीका है, इट इज अ मेथड ऑफ डिस्पोजिंग ऑफ, इट इज अ मेथड ऑफ राइटिंग ऑफ। तो राइटिंग ऑफ और डिस्पोज्ड ऑफ बाय वे ऑफ, और बीच में और है तो रिटर्न ऑफ भी अलग हो गया, डिस्पोज्ड ऑफ भी अलग हो गया। मेरी बात को ध्यान से सुनना। निकिता, लोगों को आज भी पता नहीं चला, आज आपको पता चल गया, लोगों को आज भी पता नहीं चला। बहुत सारे लोग गलती कर रहे हैं प्रैक्टिकली। तो अब सर एग्जांपल दो, आप कहना क्या चाहते हो, एग्जांपल देके बताओ। पहले मुझे बताओ, सबने सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ा है क्या? आप सबने सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ा है? सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर 1932 किसकी डेफिनेशन दे रखी है? डिस्पोजल की डेफिनेशन दे रखी है। डिस्पोजल सेल ऑफ गुड्स एक्ट के हिसाब से क्या होता है? दैट इज नॉट, या मैं कहूंगा अनफिट फॉर सेल। मैं यहां पर एक शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, अनफिट फॉर सेल। क्या लिखा? अनफिट फॉर सेल। अनफिट फॉर सेल क्या होता है पता है आपको? आपने अगर कोई भी ऐसी स्टेशनरी, STATIONERY, कोई स्टेशनरी MEDICINE, मेडिसिन, या जो आपके टेस्ट किट्स होते हैं, टेस्ट किट्स ऑफ मेकअप, कॉस्मेटिक्स, या फिर जो आपने सेल ऑफ, बिल्कुल करेक्ट पीयूष, सोगा, स्टेशनरी, मेडिसिन, टेस्ट किट्स ऑफ कॉस्मेटिक्स, या फिर जो होते हैं ना वो टेस्ट स्प्रे, क्या बोलते हैं उसको, परफ्यूम टेस्टर, परफ्यूम टेस्टर। मुझे ईमानदारी से बताना, अर्चित, पीयूष, निकिता, जितने भी जने इस वक्त मेरे को ध्यान से सुन रहे हैं, जो बच्चे नहीं सुन रहे हैं भाई बात को ध्यान से सुनो। स्टेशनरी, मेडिसिन, टेस्ट किट्स ऑफ कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम टेस्टर्स, आपने देखा होगा लिखा रहता है नॉट फॉर सेल। क्या लिखा रहता है? नॉट फॉर सेल। आपको पता है मेडिसिन के बहुत सारे सैंपल फिजिशियन को दिए जाते हैं। फिजिशियंस, ये डॉक्टर होते हैं जो MD, फिजिशियन, सर्जन, इनको मेडिसिन के, और ये नहीं होते जो क्या बोलते हैं इनको, ये जो आर्टिफिशियल हैंड, आर्टिफिशियल लैग, आर्टिफिशियल थ्रॉट, मतलब ये चीजें आती है जो आर्टिफिशियल लग जाती हैं, है ना, इनके सैंपल दिए जाते हैं। किनको? फिजिशियंस को। उस पर लिखा रहता है नॉट फॉर सेल। पीयूष, यस और नो? अर्चित, निकिता, नॉट फॉर सेल। आपको पता है वो क्या है? कंपनी ने वो सैंपल तो बनाया, सोच के देखो, जो मैन्युफैक्चरर है उसने मशीन में रॉ मटेरियल तो डाला होगा ना, मेरी बात को ध्यान से सुनना, उसने मशीन में रॉ मटेरियल तो डाला होगा, और रॉ मटेरियल डाल के फिनिश गुड्स भी बनाया। अब फिनिश गुड्स डिवाइड कर दिया, फिनिश गुड्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक है नॉट फॉर सेल, एक है नॉट फॉर सेल। उस पर सील लगी रहती है किताब पर, कॉपी पर, वो तुम्हारी प्रिंसिपल को आके देके जाते हैं पब्लिकेशन वाले। स्कूल के अंदर जो हेडमास्टर होता है, प्रिंसिपल, उसको पब्लिशर देता है बुक्स, स्टेशनरी, किसमें? सैंपल में। उस पर ठप्पा लगा रहता है नॉट फॉर सेल। वो क्या चीज है कि आप हमारी यूज करके देखो, यूज करके देखो, वो नॉट फॉर सेल है। तो वो क्या है? नॉट फॉर सेल। और एक होता है जो सेल होता है, जिस पर होती है MRP, लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट। हालांकि सिलेबस में नहीं है तुम्हारे, लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट देखोगे तो वहां पर तुमको समझ में आएगा पैकेजिंग, प्री पैकेजिंग, सेकेंडरी पैकेजिंग, लेबलिंग आएगा वहां पर। तो MRP का लेबल होना मैंडेटरी है कानून के हिसाब से। समझ रहे हो मेरी बात को? हाँ के ना? हाँ सर। तो ये क्या है? ये है फ्री सैंपल। तो सोचो कि जब उसने फिनिश गुड्स बनाया होगा, पीयूष, अर्चित, निकिता, तो उसने रॉ मटेरियल तो कॉमन यूज करा। तो अब तुमको समझ में आया कि 17(5)H का केस कौन सा बनेगा। अब समझे, ये केस 17(5)H में बनेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर डिस्पोज हो रहा है, अनफिट फॉर सेल। सर क्या मतलब? मतलब ये मेरे दोस्त कि वो चीज बेची नहीं जा सकती, तो वो बनाई ही किस लिए गई है? डिस्पोज करने के लिए। तो टेक्निकली वो जो फ्री सैंपल स्टेशनरी, वो जो फ्री सैंपल मेडिसिन, वो जो फ्री सैंपल कॉस्मेटिक किट्स, लिपस्टिक, आईलाइनर, फाउंडेशन के छोटे छोटे किट होते हैं, यूज करने के लिए देते हैं, सिर्फ यूज करने के लिए। अनफिट फॉर सेल का मतलब क्या? अनफिट फॉर सेल का मतलब है कि उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हो पा रहा। जैसे परफ्यूम टेस्टर्स, अगर तुम मॉल वगैरह के अंदर गए हो
रिलायंस ट्रेंड्स वगैरह के अंदर जाओगे, हमारे यहाँ पर विशाल मेगा मार्ट वगैरह है, तो ये जो मॉल होता है ना मॉल, इसमें छोटे छोटे परफ्यूम टेस्टर रखे रहते हैं। क्या आप परफ्यूम को सूंघ कर देख सकते हो, टेस्ट कर सकते हो, लेकिन वो इतना छोटा होता है कि उससे आपका ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं होगा। तो जिससे आपका ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं होगा, सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर उसे बोला जाता है अनफिट फॉर सेल, यानी कि डिस्पोजल। तो वहां डिस्पोजल है। और अब वापस 17(5)H को रीड करो मेरे साथ कि यहां पर क्या लिखा था, डिस्पोजल बाय वे ऑफ फ्री सैंपल। आप समझे, आप समझे, डिस्पोजल बाय वे ऑफ फ्री सैंपल। तो वो डिस्पोजल बाय वे ऑफ फ्री सैंपल है। डिस्पोजल अलग, फ्री सैंपल अलग, ऐसा नहीं है। चार चीजें नहीं है, दो ही हैं, या तो रिटर्न ऑफ या फिर डिस्पोज। फ्री सैंपल और गिफ्ट तो तरीका है डिस्पोज करने का। आई होप बात समझ में आ गई होगी। यस और नो फटाफट से बताओ। अब सर फटाफट से एक बार गिफ्ट का एग्जांपल दे दो। गिफ्ट के एग्जांपल में कुछ भी नहीं है दोस्त, आपको सबको पता है नारायण मूर्ति की वाइफ है सुधा मूर्ति, मिस्टर नारायण मूर्ति हु इज द फाउंडर ऑफ द इन्फोसिस। तो इन्फोसिस फाउंडेशन भी है, मतलब हर कंपनी जैसे एक्सिस फाउंडेशन, इन्फोसिस फाउंडेशन, रिलायंस फाउंडेशन, ये इनको CSR करना पड़ता है, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये क्या करते हैं, इन्फोसिस तो कंपनी बनाते हैं, उसके साथ उसका फाउंडेशन बना देते हैं। तो यहां पर बात किसकी हो रही है, इन्फोसिस फाउंडेशन की। अब इन्फोसिस फाउंडेशन में क्या होगा, इन्फोसिस फाउंडेशन के अंदर इन्फोसिस फाउंडेशन ने क्या करा कि जितने भी इन्फोसिस के यूज्ड लैपटॉप हैं, क्या है, यूज्ड लैपटॉप जो एम्प्लॉय के काम के नहीं रहे, अनफिट फॉर सेल। क्या बोला मैंने, अनफिट फॉर सेल, सेल ऑफ गुड्स एक्ट। क्यों, क्योंकि अब वो उस इंटेंडेड पर्पस में यूज नहीं आ सकते। या तो उनकी रैम कम हो गई, या किसी का कीबोर्ड खराब हो गया, किसी की स्क्रीन खराब हो गई, किसी की रैम खराब हो गई, किसी का कैमरा खराब हो गया। अब लैपटॉप उसका इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं कर पा रहा, लैपटॉप अपना इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं कर पा रहा। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने उसको रिलायंस फाउंडेशन को दे दिया, और रिलायंस फाउंडेशन ने उसे खिलौने के तौर पर खेलने के लिए, फॉर प्लेइंग ऑफ किड्स, फॉर किड्स प्लेइंग इन दी बैकवर्ड एरियाज। तो बैकवर्ड एरियाज में बच्चों के खेलने के लिए, ताकि उनको पता चले लैपटॉप ऐसे होता है, इसको कीबोर्ड बोलते हैं, इसको माउस बोलते हैं, इसको बैटरी बोलते हैं, यहां प्लग लगाते हैं, ये मॉनिटर होता है। सिर्फ समझाने के लिए, दिखाने के लिए, उनको खेलने के लिए दे दिया। तो क्या बच्चे उस लैपटॉप का इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव पूरा कर पाएंगे? द आंसर इज नो, क्योंकि वो लैपटॉप उनके उस काम में नहीं आ पाएगा जिस काम के लिए लैपटॉप को बनाया गया था। लैपटॉप को बनाया गया था कंप्यूटरिंग करने के लिए, कंप्यूटर का काम करने के लिए, कंप्यूटेशन करने के लिए। तो वो काम में तो वो आ नहीं रहा, उससे बच्चे खेल रहे हैं। तो ये क्या बन गया, डिस्पोजल। और गिफ्ट, ये फ्री सैंपल नहीं है, दिस इज नॉट फ्री सैंपल, दिस इज द एग्जांपल ऑफ गिफ्ट। अरे बोल दो ना हाँ या ना, बिल्कुल सही, सेक्शन 135 CSR। और आपको पता है अर्चित, अर्चित आपको पता है CSR नहीं, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन। अर्चित मेरे को पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन वाला सेक्शन बताओ कि पॉलिटिकल सेक्शन कंट्रीब्यूशन वाला सेक्शन कौन सा है कंपनीज एक्ट का। अर्चित पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन, कंपनीज एक्ट, गिफ्ट। आई हैव हार्ट्स फॉर निकिता। चलो तो ये हो गया गिफ्ट। तो अभी आपको समझ में आया होगा कि 17(5)H की लैंग्वेज आपको समझ में आई होगी कि व्हाट इज मीन्ड बाय डिस्पोजल बाय वे ऑफ गिफ्ट और डिस्पोजल बाय वे ऑफ फ्री सैंपल। अब आपको समझ में आ गया होगा दोनों केसेस। तो ये आपका क्लॉज H भी हो गया। और क्लॉज I में गवर्नमेंट ने बोला कि पकड़े जाने पर जो टैक्स जमा कराओगे। भाई एक बात बताओ, एक तो तुमने चोरी करी, चोरी करने पर तुम पकड़े गए, तो पकड़े जाने पे जो सेक्शन लगता है वो 74, 129, 130 इन्वेस्टिगेटिव है ना। फ्रॉड, फ्रॉड का मतलब क्या होता है कि तुम्हारा इंटेंशन है टैक्स को चुराना, इवेजन करना। तो पकड़े जाने पर जो टैक्स जमा कराया जाएगा उसका भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। ये मत बोलना कि अब तो मैंने टैक्स जमा करा दिया ना, अब तो मेरे को क्रेडिट दो, मैंने टैक्स दे दिया ना। अच्छा हाँ भाई साहब, ये जो तूने टैक्स दिया ना, ये तू चोरी करके बैठा था, तो चोरी का टैक्स जमा कराने के बाद उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। ये बोलता है क्लॉज I। इसी के साथ आपका सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 ब्लॉक्ड क्रेडिट का कॉन्सेप्ट यहां पर पूरा हो जाता है। ठीक है, बोल दो हाँ के ना। हाँ जी सर ठीक है। सब सेक्शन 6 एक तरीके से आपके सिलेबस में नहीं है, क्योंकि ये रूल 42 और रूल 43 की बात करता है, और ये दोनों ही आपके सिलेबस का पार्ट
नहीं है। तो क्या हमने यहाँ पर सेक्शन 17(1), 17(2), 17(3) और 17(5) को कंप्लीट करा? हाँ सर करा। 2 मिनट, जैसा कि मैंने बोला था बीच बीच